सो हाय वेलकम बैक गाइस। आई होप आपने स्टार्टिंग के 3 लेक्चर देख लिए होंगे। ये हमारा 4th लेक्चर है। इसमें हम केस सिनेरियो नंबर 34 से लेके 44 तक करेंगे। सेकेंडली, अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा हो तो मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके या तो ग्रुप में डाउट पोस्ट कर सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप से मेरा नंबर लेके मेरे को डायरेक्टली भी आप लोग मैसेज कर सकते हो एंड आई विल रिजॉल्व योर डाउट। बिकॉज यूट्यूब पे अगर आप कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछते हो तो अगर छोटा डाउट होता है तो बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत बड़े डाउट में टाइप करने में इशू होता है बहुत ज़्यादा, और शायद आपको एक्सप्लेन भी उतने अच्छे से ना हो। इंस्टेड आई आई जनरली प्रेफर वॉइस नोट्स, कि वॉइस नोट से अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो कुछ भी डाउट होता है, इंस्टेड ऑफ व्हाट्सएप यूट्यूब कमेंट, आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी पे ज्वाइन करके व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो। अदरवाइज वहाँ से मेरा नंबर लेके आप मुझे भी डायरेक्टली कर सकते हो। So let's start with this video, this lecture. So again हम क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर क्या है। तो पहले क्वेश्चन में मेरे से बोलता है whether the services provided by Messrs Ram Enterprises to ABC Private Limited is chargeable to tax। ठीक है, देख लेंगे। If yes, then who will discharge the tax liability? सेकेंड इसमें बोलता है whether ABC Limited could have opted for composition levy under subsection 1 and under subsection 2 of section 10 of CGST Act for current financial year। ठीक है, ये भी हम देख लेंगे। देन उसके बाद पूछता है assuming ABC Limited has opted for composition scheme under subsection 1 and subsection 2 of section 10 of the CGST Act at the beginning of the current financial year, what shall be total GST liability of ABC Private Limited in the state of Uttar Pradesh for April to June? बताना कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है। ठीक है, हम क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये क्या करती है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है जो कि लेबोरेटरी में यूज होते हैं। प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर होता है कंपनी की लखनऊ में फैक्ट्री है, वहाँ पे होते हैं, एंड उत्तर प्रदेश में काफी सारे एरियाज में वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, विद इन द स्टेट ही होते हैं, इंट्रास्टेट सप्लाई होती है। साथ साथ कंपनी इंट्रास्टेट रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज सर्विसेज भी देती है। और उसके लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर डिटेल्स हमें दे रखी है। फाइनेंशियल ईयर 1, फाइनेंशियल ईयर 2। फाइनेंशियल ईयर 1 में मेरा टर्नओवर फ्रॉम सप्लाई ऑफ गुड 75 लाख है। फाइनेंशियल ईयर 2 में 1 करोड़ 2 लाख है। सप्लाई ऑफ सर्विस 7,10,000 और 9,25,000। इंटरेस्ट इनकम मेरे को दी गई है, जो मेरे को बोली गई है सर्विस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, वो है 5,25,000 एंड 6,26,000। उसके अलावा इसमें दिया हुआ है द कंपनी प्रोक्योर सर्विसेज of Messrs Ram Enterprises, a GTA, having its place of business in Lucknow and Uttar Pradesh for transport of goods from its factory to customers location in April। तो अप्रैल के अंदर उसने क्या किया, जो अपने गुड्स फैक्ट्री से कस्टमर की जगह तक पहुंचाने होते हैं, कस्टमर के प्लेस ऑफ बिजनेस तक पहुंचाने होते हैं, उसके लिए दे हैव हायर्ड अ GTA। वो GTA की ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज लेता है, तो हो सकता है कुछ आरसीएम वाला केस हो। Messrs Ram Enterprises has not exercised the option to itself pay GST on services supplied by it। Messrs Ram Enterprises prepare a regular consignment note containing the details of consignor and consignee and other prescribed details। The services provided by Messrs Ram Enterprises are chargeable to tax 5%। देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें क्यों दी है। इस इन्फॉर्मेशन में क्या बोल रहा है कि यार वो खुद से टैक्स पे करने का उसने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया। तो जीटीए में आपने पढ़ा होगा, जीटीए में जो जीटी सप्लायर होता है उसके पास फॉरवर्ड चार्ज के अंदर ऑप्शन भी होता है टैक्स पे करने का, और उसे फॉरवर्ड चार्ज में पे नहीं करना तो वो आरसीएम में भी पे कर सकता है। सेकंड चीज, जीटीए क्वालिफाई तभी होता है अगर आप कंसाइनमेंट नोट इशू कर रहे हो। थर्ड चीज, अगर जो जीटीए होता है उसके पास फॉरवर्ड चार्ज के अंदर 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो वो 12% पे टैक्स पे कर सकता है या वो 5% पे टैक्स पे कर सकता है। बट अगर वो आरसीएम ऑप्ट करता है तो आरसीएम में सिर्फ एक ही रेट होता है 5%। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन से क्या निकल कर आ रहा है कि हमारा जीटीए है, जीटीए से हमने सर्विस ली है, एंड वो जीटीए की जो सर्विसेज हमने ली है उसके ऊपर हम आरसीएम में टैक्स पे करेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन उस पर्पज के लिए दी गई है। उसके बाद में ऐसे बोलता है फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड बाय एबीसी लिमिटेड फॉर अप्रैल टू जून क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 3। करंट फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर के बारे में बता रखा है। तो हमें टर्नओवर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स दिया हुआ है, टर्नओवर सप्लाई ऑफ सर्विसेज दिया हुआ है, इंटरेस्ट इनकम दी हुई है। तो देखो जनरली तो इंटरेस्ट इनकम इसमें इंक्लूडेड होती है, बट अलग से दी हुई है तो वील अज्यूम कि इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अमाउंट पेड फॉर सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम मिसेस राम एंटरप्राइजेस, तो जीटीएस सर्विसेज के लिए मैंने 50,000 रुपीज दिए। रॉ मटेरियल मुझे अदर स्टेट से आया है, इनपुट सर्विसेज मेरे को रिसीव हुई हैं। उसके अलावा मेरे को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। उन्होंने क्या बोला, द रॉ मटेरियल mentioned in point 5 above received by ABC Private Limited in April in its factory located in Lucknow include goods amounting to 2,26,000 received from Messrs Akash Enterprises on the instruction received from
Messrs Abhijat Enterprises. Messrs Akash Enterprises has its principal place of business in Uttar Pradesh, whereas Abhijat has its principal place of business in Gujarat. ये क्या बोल रहा है कि देखो ये पॉइंट में जो आपको रॉ मटेरियल रिसीव हुआ है, कितना रॉ मटेरियल 5,26,000, इसके ना दो पार्ट वो आपसे बोल रहा है, एक वो बोल रहा है 2,26,000 का पार्ट है, एक आपका 3 लाख का पार्ट है, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में तो कोई इशू नहीं है। इसके रेस्पेक्ट में क्या बोल रहा है कि जो आपको रिसीव हुआ है, ये आपको रिसीव हुआ है, सप्लायर कौन है यहाँ पे, सप्लायर इसमें बोला है कि सप्लायर तो है आपका मेसर्स फ्रॉम, मतलब मेरे को रिसीव हुआ है, रिसीव्ड फ्रॉम आकाश एंटरप्राइजेस ऑन द इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड फ्रॉम अभिजात एंटरप्राइजेस। तो अगर मेरे केस में देखो तो मेरे केस में सप्लायर है आपका अभिजात, अभिजात एंटरप्राइजेस, ठीक है। और अभिजात एंटरप्राइजेस ने क्या किया है, अभिजात एंटरप्राइजेस ने जो परचेज करी है वो परचेज करी है उसने आकाश एंटरप्राइजेस से, ठीक है। आकाश एंटरप्राइजेस कहाँ पे लोकेटेड है, आकाश एंटरप्राइजेस लोकेटेड है आपका यूपी में, अभिजात आपका लोकेटेड है गुजरात में, और हम लोग तो लोकेटेड है, क्वेश्चन में दिया हुआ है यूपी में। अब मेरा सप्लायर कौन है, अभिजात, अभिजात का सप्लायर कौन है, आकाश। तो अभिजात के इंस्ट्रक्शन पे आकाश ने डायरेक्टली मुझे, यानी हमारा जो इसमें एसएससी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को यूपी में सप्लाई दी है। तो आप सप्लायर जो है गुड्स डिलीवर कर रहा है एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड पार्टी। यहाँ पे मतलब रिसीव एट द, जो सप्लायर है वो गुड्स डिलीवर्ड कर रहा है टू अ थर्ड पार्टी एट द डायरेक्शन ऑफ रिसिपेंट। तो अभिजात जो है, अभिजात के लिए सप्लायर कौन है, आकाश एंटरप्राइजेस। तो अभिजात बीइंग अ रिसिपिएंट, आकाश सप्लायर, रिसिपिएंट ने डायरेक्शन दिया कि आप एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को दे दो। तो जो अभिजात और आकाश के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी यूपी, सॉरी उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी आपकी गुजरात। क्यों गुजरात होगी, तो वो प्रोविजन बोलता है सेक्शन 10 का कि अगर सप्लायर ने रेसिपिएंट के डायरेक्शन पे किसी थर्ड पर्सन को गुड्स डिलीवर करे हैं तो जो रेसिपिएंट की लोकेशन है वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई होती है। तो इसमें रेसिपिएंट की लोकेशन है गुजरात, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में पीओएस होगी गुजरात। सेकंड, जब जब अभिजात ने एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को दिया तो गुड्स यूपी में डिलीवर हो रहे हैं, तो यहाँ पे जनरल प्रोविजन लगेगा कि जहाँ पे गुड्स डिलीवर हो रहे हैं तो यहाँ पे पीओएस आ जाएगा यूपी, ठीक है। ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसके बेसिस पे हमने किया है। उसके बाद विधाता फाउंडेशन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB of the Income Tax Act has been set up by the founders of ABC Private Limited for conducting charitable activity in the state of Uttar Pradesh। तो ABC Private Limited के जो फाउंडर्स हैं उन्होंने एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना रखी है चैरिटेबल एक्टिविटी करने के लिए यूपी के अंदर। द ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेस सेशंस ऑन योगा एंड स्पिरिचुअलिटी इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड चार्जेस पार्टिसिपेशन फीस फॉर द सेम। तो ठीक है, योगा एंड स्पिरिचुअलिटी वाली एक्टिविटीज करती हैं और अपना उसका पार्टिसिपेशन फीस चार्ज करती हैं। The total fees collected from the participants for the month of April 2.5 लाख टोटल फीस इंक्लूड करिए, और इस पूरे उसको योगा वायर सेशन की सर्विस देने के लिए उनकी जो इनपुट सर्विसेज उन्होंने ली है वो लिए 1,25,260, यानी 1,25,260। उसके बाद ट्रस्ट है वो प्रपोजल एनालाइज कर रही है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को देने का टू एडवर्टाइज इट्स प्रीमाइसेस। सारी अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि राम एंटरप्राइज कौन है, जीटीएस सर्विस प्रोवाइडर था कि जो आपने इससे सर्विसेज लिए हैं क्या वो चार्जेबल टू टैक्स है, इफ यस हु विल डिस्चार्ज दी टैक्स लायबिलिटी। तो क्या चार्जेबल टू टैक्स थी, हाँ चार्जेबल टैक्स थी। एग्जेम्प्ट क्यों नहीं थी, बिकॉज एग्जेम्प्ट सिर्फ कुछ स्पेसिफाइड केस में होता है, अगर आपका रेसिपेंट स्पेसिफाइड रेसिपेंट नहीं है, बट हमारे केस में हमारा रेसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट है प्लस जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड भी है तो स्पेसिफाइड रेसिपेंट है, तो यहाँ एग्जेम्पशन नहीं होगी। प्लस हमने डिस्कस किया था कि आरसीएम के अंदर टैक्स पे होगा, तो बेसिकली यहाँ पे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड आरसीएम के अंदर टैक्स पे करेगी। तो आपका सर्विस ऑप्शन बी आंसर रहेगा, सर्विस इज चार्जेबल टू टैक्स एंड एबीसी प्राइवेट लिमिटेड टू डिस्चार्ज द टैक्स लायबिलिटी। उसके बाद क्वेश्चन है वेदर एबीसी लिमिटेड कुड हैव ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर सबसेक्शन 1 एंड 2 ऑफ सेक्शन 10 फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर। तो देखो करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या कंडीशन है कि आपका प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर था वो 1.5 करोड़ से ज्यादा एक्सीड ना किया हो। तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2 का अगर मैं टर्नओवर देखूं तो मेरा टर्नओवर था 1 करोड़ 2 लाख प्लस 925 प्लस 6 लाख 26,000 1.17। देखो वैसे तो आपका टर्नओवर था 1 करोड़ 17 लाख 51,000, बट आपने पढ़ा होगा कि जब हम कंपोजिशन स्कीम की एलिजिबिलिटी चेक करते हैं उसके अंदर जो इंटरेस्ट का टर्नओवर होता है वो इंक्लूड नहीं करते।
तो इसमें से मैं 6,26,000 माइनस कर दूंगा, तो मेरा आएगा 1,11,25,000, इतना मेरा टर्नओवर आएगा एलिजिबिलिटी। तो 1.5 करोड़ से तो अंदर अंदर है, तो हाँ मैं कंपोजिशन लेवी कर सकता था। यस, हाउएवर हाँ, अब इसमें एक सर्विस का क्वेश्चन भी है कि ठीक है आप एलिजिबल थे या नहीं थे, प्लस बताओ कितनी सर्विसेज वो दे सकता है करंट फाइनेंशियल ईयर में। तो ये बोलते हैं कि यार देखो पिछले साल का अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर का नहीं है तो आप कंपोजिशन में जा सकते हो, प्लस आप करंट ईयर में सर्विस कितनी दे सकते हो। तो वो बोलते हैं पिछले साल का टर्नओवर इन स्टेट था आपका, उसका 10% लो, बट जो आप टर्नओवर इन स्टेट ले रहे हो उसके अंदर इंटरेस्ट इनकम मत लेना। तो क्या टर्नओवर ऑफ स्टेट हो जाएगा हमारा, टर्नओवर ऑफ स्टेट हमारा यही हो जाएगा कि इसका 10% लो, तो इसका अगर मैं 10% करूंगा तो मेरा आएगा 11,12,500 और 5 लाख विच एवर इज हायर। तो इस केस में मैं सर्विसेज करंट ईयर में कितनी प्रोवाइड कर सकता हूँ, 11,12,500 तक की। तो जो मेरा ऑप्शन है यस, हाउएवर इट कुड हैव प्रोवाइडेड सर्विसेज अप टू अ वैल्यू ऑफ 11,12,500 इन द कंपोजिशन लेवी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद बोलता है assume करो ABC Limited has opted for composition levy under subsection 1 and 2 and of section 10 at the beginning of current financial year. What shall be total GST liability of ABC Private Limited in the state of Uttar Pradesh for April to June quarter? तो इन्होंने बोल रहा मान लो हमने कंपोजिशन लेवी में ले लिया था अप्रैल टू जून का, कंपोजिशन के अंदर आप टैक्स निकाल के दो। सबसे पहले वो मैन्युफैक्चरर है, तो मैन्युफैक्चरर केस में आपका 1% का टैक्स लगेगा 1% का टैक्स पे करेगा ये। तो अगर मैं टर्नओवर देखूं इसका करंट फाइनेंशियल ईयर का, करंट क्वार्टर का, अप्रैल टू जून का, तो टर्नओवर फ्रॉम सप्लाई ऑफ गुड्स में ऐड करूंगा, ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विस में ऐड करूंगा, प्लस अगर आपको पता हो तो इंटरेस्ट इनकम टैक्स कंप्यूट करने के लिए भी नहीं लेते कंपोजिशन स्कीम के अंदर, तो मैं ये नहीं लूंगा, प्लस ये मेरी आरसीएम इनवर्ड है, ये मेरी इनवर्ड है, ये मेरी इनवर्ड है, ठीक है, ये मेरी इनवर्ड है, ये मेरी इनवर्ड है। तो मेरा जो करंट ईयर का टर्नओवर आता है वो आता है 11,12,550। तो इसका 1% यानी ये हो गया 11,126 प्लस जो मेरा आरसीएम में टैक्स पे करूंगा, तो वो भी तो मेरे को इसने, तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है जीएसटी लाइबिलिटी, टोटल जीएसटी लाइबिलिटी। तो जीएसटी लाइबिलिटी एफसीएम आरसीएम दोनों आएगी, तो आरसीएम में मेरे को क्या टैक्स पे करना है, इस पे 50,000 इंटू 5%, बिकॉज रेट मुझे क्वेश्चन में गिवन है, तो 2,500 रुपए ही इसके हो गए। तो अगर मैं ये दोनों को प्लस कर देता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 13,626। उसके बाद बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन केस ऑफ विधाता फाउंडेशन। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट आर नॉट आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी अनलेस स्पेसिफिकली एग्जम्प्ट दे आर चार्जेबल अंडर जीएसटी। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि देखो जीएसटी के अंदर जनरली ऐसा नहीं होता कि आप रिलीजियस या चैरिटेबल ट्रस्ट को कुछ भी अगर सर्विसेज दे रहे हो तो वो एग्जाम्प्ट है, अनलेस एंड अनटिल वो एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन के अंदर कवर्ड हो। तो ये स्टेटमेंट तो मेरा करेक्ट है, मेरे को बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। All the activities of Vidhata Foundation are exempt from GST since it is a charitable trust registered under 12AB of Income Tax Act 1961। क्या जो चैरिटेबल ट्रस्ट होती है उसकी सारी एक्टिविटीज एग्जाम्प्ट होती है? नहीं, जो स्पेसिफाइड एक्टिविटी चैरिटेबल एक्टिविटीज को डिफाइन किया हुआ है एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में, अगर वो एक्टिविटी आप कर रहे हो तो ही एग्जाम्प्ट होती है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका, ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। उसके बाद बोलता है फीस चार्ज बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन फॉर सेशंस ऑन योगा एंड स्पिरिचुअलिटी आर एग्जेम्प्ट since the objective of such program is advancement of yoga and spirituality। हाँ तो ये तो ठीक है, बिकॉज योगा के और सेशन के लिए आप कुछ भी अगर फीस वगैरह ले रहे हो तो वो एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन। तो मेरा ओनली स्टेटमेंट रॉन्ग है, वो मेरा सेकंड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो मेरा इसमें आ जाएगा सी। What shall be the place of supply for the supply transaction between ABC Limited, अभिजात एंड आकाश। तो अब तो हमने देखा ही था ऊपर, नेचर ऑफ टैक्स लेविएबल देयर ऑन। तो अगर मैं देखता हूँ, मैंने डिस्कशन किया था प्रॉपर, मैंने बोला था कि जो अभिजात और आकाश एंटरप्राइज के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी गुजरात है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सप्लायर यूपी का है, रिसिपेंट गुजरात का है, तो ये इंटरस्टेट है। प्लस जो अभिजात और एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी है, एंड अभिजात गुजरात का है, रेसिपिएंट यूपी का है, तो ये भी इंटरस्टेट है। तो पहले में पीओएस गुजरात और दूसरे में यूपी। तो मेरे ऑप्शंस में क्या है, POS for the transaction between Abhijat and Akash is the location of principal place of business of Abhijat, that is Gujarat. IGST is leviable because interstate है। POS for transaction between Abhijat and ABC Private Limited is the location at which movement of goods terminate, that is the factory of ABC Private Limited in Lucknow, उत्तर प्रदेश, and IGST is leviable on such supply। तो ये हमने पहले कर लिया था, फर्स्ट का A और फिफ्थ का A। Now we'll come to the second case scenario।
तो हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मैसर्स गंजन एंटरप्राइजेस ओनर है वेयर हाउस का, तो उसे ये बताना है कि रजिस्ट्रेशन चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, हम देख लेंगे। स्पीड बोस्ट एंटरप्राइजेस है, उसे यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर लेना है, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो ये भी हम देख लेंगे। उसके बाद में पूछ रहा है कि कुछ कंसोलिडेटेड ई वे बिल का इसने, नहीं ये पूछ रहा है ई वे बिल की रिक्वायरमेंट है या नहीं। इस वाले केस में एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल की बात कर रहा है, तो 4 क्वेश्चन है, ई वे बिल रिलेटेड कुछ प्रोविजन इसमें आएंगे, तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला है। क्वेश्चन क्या बोलता है, जीके प्राइवेट लिमिटेड है, जीक्यूएफ प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन दी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। द कंपनी सेंड सम फिनिश्ड गुड्स इन फिनिश्ड इनपुट्स जॉब वर्कर मेसर्स यमुना एंटरप्राइजेस एंड जमुना एंटरप्राइजेस फॉर नेसेसरी प्रोसेसिंग। तो इसके 2 जॉब वर्कर हैं, यमुना जमुना, उन्हें कुछ सेमी फिनिश्ड इनपुट्स भेजता है जॉब वर्क के लिए, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। The processed goods are sent back by the job worker to the company where they are used for manufacturing of the finished goods. तो normally job worker process करता है और कंपनी को वापस भेज देता है, कंपनी उसे मैन्युफैक्चरिंग में यूज करती है। Messrs Yamuna Enterprises has its place of business in Maharashtra. Messrs Jamuna Enterprises has its place of business in Madhya Pradesh, which is 35 किलोमीटर away from the place of business of GQF Private Limited. ठीक है, तो इनका place of business बता रखा है कहाँ पे। The company imports some raw material and stores the same for few months in the warehouse operated by Ganjan Enterprise in the state of Tamil Nadu. तो गंजन एंटरप्राइजेस का एक वेयर हाउस है तमिलनाडु के अंदर, उसके अंदर हम जो है एसएससी जो है वो कुछ अपने कुछ गुड्स इंपोर्ट करता है, उस वेयर हाउस के अंदर रखता है। लेटर ऑन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द कंपनीज फैक्ट्री इन महाराष्ट्र। उसके बाद वो वहां से उठा के अपनी फैक्ट्री महाराष्ट्र में ले आता है। मैसर्स गंजन गजानन एंटरप्राइजेस is not registered under GST, तो ये unregistered person है। The aggregate turnover of Messrs Gajanan Enterprises in the current financial year is 8,25,000, 18,25,000. The company maintains all the records documents at its place of business in Maharashtra. उसके बाद GQF प्राइवेट लिमिटेड की अगस्त की कुछ ट्रांजेक्शन दी गई, टोटल टर्नओवर बताया, पूरा इनपुट रिसीव कितना हुआ है वो बताया, इनपुट सर्विसेज ड्यूरिंग दी मंथ कितनी आई है वो बताई है। उसके बाद यमुना एंटरप्राइजेस का जॉब वर्क के लिए कितना मटेरियल भेजा है वो बताया है, जमुना को कितना भेजा है वो बताया, सारी अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। उसके बाद दिया जीक्यूएफ प्राइवेट लिमिटेड प्रोक्योर्स द सर्विस ऑफ स्पीड ऑफ फास्ट एंटरप्राइजेस अ जीटीए हैविंग इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन महाराष्ट्र। तो जीटीए की सर्विस ले रहे हैं, महाराष्ट्र में है प्लेस ऑफ बिजनेस, एंड खेडला में है उसका। स्पीड ऑफ फास्ट जो मेरा जीटीए और रजिस्टर्ड है। GQF Private Limited transports its finished goods to different customers located in Maharashtra through Speed of Fast. Speed of Fast prepares consignment note containing detail of consignor, value of consignor, vehicle number and etc. तो ठीक है, मेरे को बताया GTA। क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गजानन एंटरप्राइज ओनर ऑफ वेयर हाउस इन तमिलनाडु विशेज टू नो as to whether it is required to obtain registration under GST to conduct its business. Which of the following statement is true in its regard? टर्नओवर कितना है भाई, 18,25,000। मैं वेयर हाउस ऑपरेट कर रहा हूँ, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा टर्नओवर 20 लाख का देखा जाएगा। 20 लाख क्रॉस नहीं करता है तो मेरे को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद मुझसे पूछा है कि बताओ इसमें स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। पहले हम गलत वाले देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ सही क्यों है। पहला बोलता है यस बीइंग अ वेयर हाउस ऑपरेटर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना, गलत है। गजानन एंटरप्राइज नाइदर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन नॉर यूनिक एनरोलमेंट नंबर। अच्छा, तो यहाँ पे एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो सेक्शन 35(2) आपने पढ़ा होगा। 35(2) क्या बोलता है कि कोई भी पर्सन है जो कि ओनर है किसी भी वेयर हाउस का, गोडाउन का, या कोई भी प्लेस जहाँ पे गुड स्टोर होते हैं, या कोई भी ट्रांसपोर्टर है, भले ही वो अनरजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड हो, उसे कुछ डिटेल तो मेंटेन करनी है। क्या क्या डिटेल मेंटेन करनी है उसे? कंसाइनर का रिकॉर्ड डिटेल मेंटेन करनी है, कंसाइनी करनी है, और एनी अदर डिटेल एज मे बी प्रिस्क्राइब। एज मे बी प्रिस्क्राइब में आपका रूल 58 है। रूल 58 सब रूल 1 वो क्या बोलता है, एवरी पर्सन जो कि जिसे 35(2) के अंदर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, यानी ओनर ऑफ वेयर हाउस या फिर ट्रांसपोर्टर, अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो वो ना एक कॉमन एनरोलमेंट नंबर ऑब्टेन करेगा जीएसटी कॉमन पोर्टल पे। तो इस केस में जो मेरा गजानन है, भले ही वो अनरजिस्टर्ड हो, बट सिंस वो एक ओनर ऑफ वेयर हाउस है तो उसे कॉमन एनरोलमेंट नंबर मैंडेटरी लेना होगा, भले ही उसे रजिस्ट्रेशन ना लेना हो। तो इसलिए मेरा बी स्टेटमेंट ठीक है। मैसर्स गजानन एंटरप्राइजेस is not required to take registration under GST as its aggregate turnover is below the threshold limit for registration. However, it is required to obtain a unique enrollment number under GST. ठीक है।
उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, स्पीडो फास्ट एंटरप्राइजेस विशेस टू ऑब्टेन यूनिक एनरोलमेंट नंबर फॉर जनरेटिंग ई वे बिल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो एक प्रोविजन होता है रूल 58(1) है, ये क्या बोलता है, कोई भी पर्सन जो कि मल्टीपल स्टेट में रजिस्टर्ड है अंडर द सेम पैन, वो एक कॉमन यूनिक एनरोलमेंट नंबर ले सकता है फॉर जनरेटिंग ई वे बिल। एंड एक बार जब वो नंबर ले लेगा तो जब वो ई वे बिल जनरेट करेगा तो देन उसका ई वे बिल वो जीएसटीएन से जनरेट नहीं करेगा, वो कॉमन यूनिक एनरोलमेंट नंबर से जनरेट करेगा। तो उसी के रेस्पेक्ट में आपको काफी सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि वो एलिजिबल है या नहीं, प्लस आफ्टर ऑब्टेनिंग यूनिक एनरोलमेंट नंबर क्या सिचुएशन होगी। तो इसमें आपका डी स्टेटमेंट है जिसमें बोलता है यस ही इज एलिजिबल फॉर ऑब्टेनिंग कॉमन एनरोलमेंट नंबर एज इट इज रजिस्टर्ड इन मल्टीपल स्टेट्स विद द सेम पैन। After obtaining common enrollment number, it can use it for generating e-way bill and updating part B throughout the country. उसके अलावा इसमें एक ऑप्शन हो रहा है, ये बोलता है इज एलिजिबल फॉर ऑब्टेनिंग कॉमन एनरोलमेंट नंबर एज ट्रांसपोर्ट रजिस्टर्ड इन मल्टीपल स्टेट। ठीक है, यहाँ तक सही है। आफ्टर ऑब्टेनिंग कॉमन एनरोलमेंट नंबर इट कैन यूज आइदर कॉमन एनरोलमेंट और इट्स जीएसटीएन फॉर जनरेटिंग ई वे बिल थ्रू आउट द कंट्री। तो एक बार आप कॉमन एनरोलमेंट नंबर ले लेते हो तो रूल 58(1) का प्रोवाइजो बोलता है कि फिर आप जीएसटीएन यूज नहीं कर सकते ई वे बिल जनरेट करने के लिए। तो इसलिए बी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, डी स्टेटमेंट करेक्ट है। Whether GQF Private Limited is required to generate e-way bill in case of transfer of goods to Messrs Jamuna Enterprises। Jamuna Enterprises कौन है, जॉब वर्कर। ठीक है, गुड्स की वैल्यू मेरे को दी हुई है 46,800। तो भाई अगर प्रिंसिपल अपने जॉब वर्कर को गुड्स इंटरस्टेट भेज रहा है तो इररेस्पेक्टिव ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू आपका ई वे बिल मैंडेटरी होता है, वही इसमें ऑप्शन है। Yes, e-way bill is required to be generated mandatorily in case of interstate transfer of goods by a principal job worker, irrespective of value of consignment। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, स्पीड ऑफ फास्ट एंटरप्राइज जो मेरा जीटीए था, वांट्स टू ट्रांसपोर्ट मल्टीपल कंसाइनमेंट जीक्यूएफ इन अ सिंगल कन्वेंस। ठीक है, एक सिंगल कन्वेंस में मल्टीपल कंसाइनमेंट को लेके जाना चाहता है। These consignment are of different consignees and individual e-way bills with different validity periods have been generated for these consignments। तो इसमें जो मेरा सिंगल कन्वेंस है उसके अंदर मल्टीपल कंसाइनमेंट है जो कि मल्टीपल कंसाइनी को बिलोंग करते हैं और हर कंसाइनमेंट के डिफरेंट, जो हर कंसाइनमेंट के रिस्पेक्ट में उसने ई वे बिल जनरेट किया है और हर ई वे बिल की डिफरेंट वैलिडिटी पीरियड है। कैन मेसर्स स्पीडो एंटरप्राइजेस जनरेट वन कंसोलिडेटेड ई वे बिल फॉर सच मल्टीपल असाइनमेंट कंसाइनमेंट। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मल्टीपल कंसाइनमेंट है, क्या वो सबके लिए कंसोलिडेटेड ई वे बिल जनरेट कर सकता है। प्रोविजन बोलता है कि अगर आप एक कन्वेंस के अंदर मल्टीपल कंसाइनमेंट लेके जा रहे हो तो आप एक सिंगल कंसोलिडेटेड बिल ई वे बिल जनरेट कर सकते हो, चाहे प्रोवाइडेड कि आपने हर इंडिविजुअल कंसाइनमेंट का इंडिविजुअल ई वे बिल जनरेट किया है, प्लस उसके बाद चाहे उनकी वैलिडिटी अलग हो चाहे कंसाइनी अलग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज आपने उनका इंडिविजुअल ई वे बिल जनरेट किया तो आप एक कंसोलिडेटेड भी जनरेट कर सकते हो। Yes, Messrs. Speedo Fast Enterprise can generate a consolidated e-way bill containing details of different e-way bill, even if all the e-way bills have different validity period, and even if it is transporting consignments of different consign in a single conveyance. So this is your case scenario number 35. Now we will move to case scenario number 36. तो इसके क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन है ब्लॉक क्रेडिट बताना है मेरे को, क्या ब्लॉक क्रेडिट होगा। दूसरा मेरे को बताना है कि कैश लेजर से कितना क्रेडिट पे होगा, कितना टैक्स पे होगा, देख लेंगे। टीसीएस का कुछ क्वेश्चन है, प्लेस ऑफ सप्लाई का कुछ क्वेश्चन है और टाइम ऑफ सप्लाई का कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं फैक्ट्स क्या दिए हुए हैं। तो गलगोटिया ट्रैवल लिमिटेड जीटीएल एक कंपनी है जो कि स्टैब्लिश हुई है 3 अप्रैल को इन द सिटी ऑफ बैंगलोर। एंड उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, टू प्रोवाइड एयर कंडीशनड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एट अफोर्डेबल फेयर्स। द कंपनी ऑब्टेन्स वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम जीएसटी अंडर जीएसटी फ्रॉम 1 May। On 1 July, the company purchased motor vehicle omnibus for various sitting capacity as follows। देखो यार, अभी omnibus ले रहे हैं, 13 तक की सीटिंग कैपेसिटी वाले भी होंगे, शायद 13 से ज़्यादा भी हो, बट सिंस ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं आउटपुट पे, तो 17.5 में इनका क्रेडिट ब्लॉक नहीं होगा। मेरे को दिया हुआ है सीटिंग कैपेसिटी 8%, 9%, 11%, 13%, नंबर ऑफ व्हीकल दिए हुए हैं, परचेज पर व्हीकल दिया हुआ है और रेट ऑफ जीएस दिया हुआ है कि सी लगेगा, एस लगेगा, आई लगेगा। अकॉर्डिंगली मेरा जो क्रेडिट आ जाएगा वो इतना इतना क्रेडिट आ जाएगा, मैंने निकाल के रख रखा है। उसके बाद क्या बोलता है, फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई से क्या होगा, जीटीएल एसोसिएटेड विद पोको लिमिटेड टू एनहांस द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन। तो कोई कंपनी है पोको लिमिटेड, देखते हैं क्या करती है, उन्होंने साथ एसोसिएट कर लिया टू एनहांस द बिजनेस ऑपरेशंस। पोको लिमिटेड ओन्स
operates an electronic commerce platform फॉर सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बैंगलोर। तो बेसिकली ईसीओ है, ईसीओ के साथ हमने टाइप कर लिया, तो अभी तक हम सर्विस खुद से देते थे, हम ईसीओ के थ्रू भी सर्विस देंगे। द कंपनी डेवलप्ड एन एप्लीकेशन कॉल्ड पोको थ्रू विच द कस्टमर कैन एक्सेस द नियरेस्ट अवेलेबल मोटर व्हीकल कैब एंड अवेल द सर्विसेज। ठीक है, ऐसे उबर ओला वाला कॉन्सेप्ट है। पोको लिमिटेड कलेक्ट्स द कंसिडरेशन फॉर सर्विसेज फ्रॉम द कस्टमर एंड रेमिट्स द सेम टू द service provider after retaining commission charged by it using for electronic platform। सो देखो नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, आप कस्टमर आएगा, आप जो आपकी ये जीटीएल है ये अपनी सर्विसेज लिस्ट करेगी ईसीओ के ऊपर, कस्टमर ईसीओ के थ्रू सर्विस अवेल करेगा, ईसीओ को पेमेंट करेगा, उस पेमेंट में से ईसीओ अपना कमीशन कट करेगा, बचा हुआ पेमेंट सेलर को यानी जीटीएल को दे देगा। ठीक है, द डिटेल्स ऑफ फ्यू बुकिंग्स ऑफ जीटीएल इन द मंथ ऑफ जुलाई आर एज फॉलोज। These bookings are obtained by GTL on its own account and not through POCO Limited। तो कुछ सर्विसेज हैं जिसमें अदर देन पोको दिए हैं, उनकी डिटेल्स हमें दी हुई, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछेगा, डिटेल रिलेवेंट है या नहीं। इन ऑल द अबव केसेस जर्नी इज अ सिंगल डे जर्नी एंड इनवॉइस इज इशूड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द डेट ऑफ ट्रैवल इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ जर्नी। तो डेट ऑफ ट्रैवल वाले दिन ही वो जर्नी खत्म होने के बाद इनवॉइस इशू कर देते हैं, वो इसमें लिखा हुआ है। The detail of passenger transportation services supplied by GTL through POCO। अच्छा, अब उसने कुछ सर्विसेज पोको के थ्रू भी दिए हैं। इन्होंने क्या बोला, जुलाई में उन्होंने 1,30,00,000 की दिया, अगस्त में 1,25,00,000 की, सितंबर में 1,40,00,000 की, टैक्स भी हमें निकाल के दिया, टैक्स भी नहीं निकालना। ठीक है, तो उसने बोला एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी सारी अमाउंट है। बुकिंग आपकी कंफर्म तभी होती है जब आप पेमेंट कर देते हो, तो एडवांस पेमेंट इसमें जाती है। देयर इज नो अदर, इसके अलावा कोई भी इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई नहीं है। ठीक है, और सारी कंडीशन हम आईटीसी की सेटिस्फाई करते हैं। पहले इन्होंने पूछा ब्लॉक राइट बताओ, तो मैंने बताया यार देखो हम ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहे हैं, तो ब्लॉक राइट कुछ नहीं, नील आएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन डी इज द आंसर, नील नील नील। अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल बताओ थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बाय जीटीएल ऑन द सर्विसेज सप्लाइड बाय इट थ्रू पोको लिमिटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई इग्नोरिंग द प्रोविजन ऑफ 86B ऑफ द सीजीएसटी रूल्स। तो आप ठीक है, आपको 86B क्या होता है कि आपको मिनिमम 1% कैश में पे करना होगा, वो इग्नोर करना है। नॉर्मल आप आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी निकालो, आईटीसी देखो कितना है, एडजस्ट करके देख लो कि आपका कितना टैक्स आ रहा है। तो अगर मेरे को आउटपुट लाइबिलिटी निकालनी है तो मैं कैसे निकालूं, तो देखो मेरे को क्वेश्चन में गिवन है ना, मेरे को सबसे पहले जुलाई की अगर निकालनी है तो 9 लाख 9 लाख 4 लाख। तो अगर क्वेश्चन में मैं देखूंगा तो 9 लाख 9 लाख 4 लाख जुलाई की मुझसे पूछी है इन्होंने। अब मेरे को चाहिए आईटीसी जुलाई के अंदर कितना है। तो यहाँ मैंने ये देखो सारी परचेज जो इन्होंने करी है ये 1 जुलाई को ही करी है इन्होंने, तो जुलाई की सारी ट्रांजेक्शन है, तो सारा आईटीसी मेरा जुलाई का आ जाएगा। तो अगर मैं आईटीसी देखूँ तो पूरा आईटीसी मेरा जुलाई का आ गया। तो मेरे पास आईजीएसटी 2,70,000 है, 9,36,000 सीजीएसटी, 9,37,000 एसजीएसटी। जब मैं पेमेंट करूंगा सबसे पहले हम आईजीएसटी क्रेडिट यूटिलाइज करते हैं, तो 270 तो पूरा आईजीएसटी के अगेंस्ट यूटिलाइज हो जाएगा, तो मेरा आईजीएसटी 130 बचेगा। उसके बाद क्या करूंगा मैं, सीजीएसटी 9,36,000 का क्रेडिट है, तो सीजीएसटी का क्रेडिट पहले सीजीएसटी के टैक्स के अगेंस्ट यूटिलाइज होगा। तो 9,36 में से 9 लाख तो यहाँ यूटिलाइज हो जाएंगे, बचेगा 36,000। अब ये मैं आईजीएसटी के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता हूँ, तो 36,000 मेरा यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब मैं आऊंगा एसजीएसटी, तो एसजीएसटी 9,36,000 अगेन पहले ये 9 लाख के अगेंस्ट यूटिलाइज होगा, बचेगा 36,000 में आईजीएसटी के अगेंस्ट यूटिलाइज कर लूंगा। तो 1,30,000 में से मेरा 36 और 36 72,000 क्रेडिट यूटिलाइज हो जाएगा। तो जो मेरी लाइबिलिटी आएगी वो आएगी आपकी 58,000, आईजीएसटी 58,000 कैश में जो लाइबिलिटी आएगी वही मेरा आंसर आ जाएगा। सीजीएसटी नील, एसजीएसटी नील, आईजीएसटी 58,000। उसके बाद पूछ रहा है अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्टेड एट सोर्स, बाइफिकेशन इग्नोर करो, बाय पोको लिमिटेड ऑन द टैक्सेबल सप्लाईज मेड थ्रू इट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई सितंबर। तो कितना होता है, तो टीसीएस का पहले रेट होता था 1%। ठीक है, अब लेकिन अब क्या हो गया है, वो चेंज होके जो टीसीएस का रेट है वो हो गया 0.5%। तो आपकी 10th ऑफ जुलाई 2024 को एक अमेंडमेंट आई थी, एंड उस अमेंडमेंट के आने के बाद जो आपका टीसीएस का रेट है दैट हैज बीन चेंज टू 0.5%। तो अगर मैं देखता हूँ आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी इग्नोर करने को बोला है, सीधा कंसोलिडेटेड बनाना है। तो 1,30,00,000 का 0.5%, इसका 0.5%, इसका 0.5%, तो मेरा आंसर आ जाएगा 65, 62,500 एंड आपका 70,000। ऑप्शन 3 ए इज द आंसर। इसमें ध्यान रखना पहले 1% होता था टीसीएस, अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी होता था तो वहाँ पे होता था आपका टीसीएस 0.5% और 0.5%, बट अब ये टीसीएस कट के 0.5% ही रह गया। तो अगर सीजीएसटी एसजीएसटी होगा तो 0.25%, 0.25%, और आईजीएसटी के केस में 0.5%। 10 जुलाई 2024 से अमेंडमेंट आया था।
उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ कौन कौन से ऑर्डर नंबर के लिए, सी ए 435, पी एच 534, जी के 987। तो इसमें आपका प्रोविजन 12(9) लगता है, सेक्शन 12 सब सेक्शन 9। वो क्या बोलता है कि भाई देखो, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो तो उस रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। अगर आप अनरजिस्टर्ड को कर रहे हो तो जहाँ से आपने जर्नी स्टार्ट करी है वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। तो पहले मैं सी ए 435 देख लेता हूँ, मेरे को इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई थी। तो सी ए 435 मेरा ये वाला है। यहाँ पे पहले मैं देखता हूँ मेरा रेसिपिएंट कौन है, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है। तो जहाँ से उसने जर्नी स्टार्ट करी है वो मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। तो उसने जर्नी स्टार्ट करी है बैंगलोर से, तो पहले आंसर में हो जाएगा मेरा बैंगलोर। ठीक है, दूसरी ट्रांजेक्शन कौन सी है मेरी, दूसरी है मेरी पी एच 534। तो अगर मैं इसमें आता हूँ पी एच 534, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है मेरा हैदराबाद, तो ये मेरा हैदराबाद प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ना तीसरा अगर मैं देखूँ, तीसरे केस में मेरी है जी के 987। जी के 987 रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, तो जहाँ से जर्नी स्टार्ट करिए वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। जर्नी स्टार्ट करिए इसने हैदराबाद से, तो मेरा हैदराबाद। तो बैंगलोर हैदराबाद, हैदराबाद इज द आंसर। तो अगर मैं ऑप्शन में आता हूँ, सो बैंगलोर हैदराबाद, हैदराबाद ऑप्शन ए इज द आंसर। टाइम ऑफ सप्लाई बतानी है आपको, सी ए 234 की, यू वी 777 की एंड एक्स सी 001 की। तो टाइम ऑफ सप्लाई 13 में क्या होती है, तो अगर आपका इनवॉइस विद इन 30 डेज ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस इशू हो गया है तो डेट ऑफ इनवॉइस, अगर नहीं हुआ है तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, और या फिर तीसरा होता है कि पेमेंट इन बैंक और पेमेंट इन बुक्स विच एवर इज अर्लियर। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में देखता हूँ मेरे को किसका पूछा है, सबसे पहले पूछा है सी ए 234 का। तो सी ए 234 के इसमें अगर मैं देखूँ तो मेरे को दिया हुआ था इनवॉइस में सेम डे पे इशू कर देता हूँ, मैंने बताया था आपको। डेट ऑफ ट्रैवल यानी प्रोविजन ऑफ सर्विस 5 जुलाई है, डेट ऑफ पेमेंट 3 जुलाई है, डेट ऑफ इनवॉइस सेम डे है। तो मेरा इनवॉइस की जो डेट होगी वो हो जाएगी 5 जुलाई, और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर 3 जुलाई। तो मेरा 3 जुलाई इज दी आंसर, आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं ऑप्शन में देखता हूँ 3 जुलाई, तो सिमिलर तरीके से आप बाकी भी निकाल सकते हो। अब देखो ऑप्शन में 3 जुलाई आ गया और एक ही ऑप्शन के अंदर 3 जुलाई है, बाकी किसी में 3 जुलाई नहीं। तो मेरा ऑप्शन सी इज दी आंसर। इस तरीके से टाइम भी आप बता सकते हो, बाकी आप इनकी भी निकाल सकते हो। 28 जुलाई और 23 जुलाई सेम प्रोविजन के अंदर निकल जाएगी। नाउ केस सिनेरियो नंबर 37। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है मुझसे, कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटेड क्या पूछा है। अज्यूमिंग दैट करंट फाइनेंशियल ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2024 एंड 2025, Mr. A is required to maintain and retain books of account for the said financial year under the GST law up to। तो आपको पता होगा जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है उस फाइनेंशियल ईयर की जो एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है, उस ड्यू डेट से 72 मंथ्स यानी 6 ईयर तक आपको अपनी बुक्स एंड अकाउंट मेंटेन करनी होती है। यहाँ फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है मेरे को 24-25, इसकी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट होगी 31 दिसंबर 25। तो यहाँ से 6 साल होते हैं मेरे 31 दिसंबर 2031। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। तो ये तो बिना केस स्टडी पढ़े हो गया, बट केस स्टडी एग्जाम में पढ़नी चाहिए बिकॉज हो सकता है कुछ उसकी प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही हो या कुछ वो वाला सीन हो। एग्रीगेट टर्नओवर बताना है, टैक्सेबल टर्नओवर बताना है, और बताना है कौन सी ट्रांजैक्शन सप्लाई कंसिडर होंगी, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट लायबिलिटी। इन्होंने क्या बोला, मिस्टर ए रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो ऑडिटिंग अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहे हैं, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस सर्विस। उसकी अर्निंग करंट, उनकी करंट फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग क्या है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस सर्विस से 1 करोड़ 86 लाख उन्होंने कमाए हैं। एक्टिंग एज एन एग्जामिनर वाली सर्विसेज जो है उनकी आईसीआई की, नॉट ऑन देयर रोल, तो 2.5 लाख की है। रेंटल इनकम जो है कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो एफिलिएशन डिग्री वगैरह देते हैं उनको जो आप सर्विसेज देते हो एग्जामिनर की तरफ एग्जाम्प्ट होती है, तो ये तो मेरी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, ये मेरी टैक्सेबल है, और रेंटल इनकम मेरी टैक्सेबल है। रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर रजिस्टर्ड पर्सन करता है तो उस केस के अंदर आपका क्या होता है, उसके अंदर आपका आरसीएम नहीं होता, यानी ये भी टैक्सेबल है एफसीएम के अंदर। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, अप्रैल के महीने में उन्होंने 10 कंप्यूटर्स परचेज करे 25,000 ईच के अपने ऑफिस स्टाफ के लिए, एंड उनके ऊपर उन्होंने आईटीसी अवेल कर लिया, यूटिलाइज कर लिया। 31 अक्टूबर को उन्होंने इन 10 कंप्यूटर में से 2 कंप्यूटर डोनेट कर दिए एक ब्लाइंड स्कूल को। ओपन मार्केट वैल्यू ईच ऑफ दीज कंप्यूटर 10,000 थी। ठीक है, उसके बाद मिस्टर ए ने अपनी जीएसटीआर 3 भी दिसंबर मंथ के लिए 5 दिन से लेट फाइल करी। नेट टैक्स लाइबिलिटी 1,80,000 है, क्रॉस टैक्स लाइबिलिटी 2 लाख है, एप्लीकेबल जीएसटी रेट 18% है। तो ये मैंने बताया था कि जीएसटीआर 3 भी आप लेट फाइल करते हो तो आपकी टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी होती है माइनस जितना आईटीसी आपने यूटिलाइज किया, नेट टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर आपका इंटरेस्ट लगता है। यहाँ पे जीएसटीआर 3 भी लेट फाइल हुई है तो इसमें नेट टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर आपका
इंटरेस्ट लग जाएगा। सारी अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस हैं, ओपनिंग बैलेंस आईटीसी करने ले मंथली बेसिस पे रिटर्न फर्निश करते हैं। इन्होंने बोला करंट फाइनेंशियल तो हमने कर दिया। एग्रीगेट टर्नओवर बताओ, तो एग्रीगेट के अंदर एग्जाम टैक्सेबल सब कुछ आता है आपका। तो अगर यहाँ मैं देखूँ मेरा 1,86,00,000 का है, 2,50,000 का है और 13,90,000 का है, तो मेरा टर्नओवर आता है 2,02,40,000। उसके बाद अब देखो यार, ये मैंने लैपटॉप जो दिए हैं, तो आपने एक पढ़ा होगा पैरा 1 है शेड्यूल 1 का, वो बोलता है कि अगर आपने परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल किया है किसी भी बिजनेस एसेट का जिसके ऊपर आपने आईटीसी लिया था, तो अगर आपने वो विदाउट कंसिडरेशन भी किया है तब भी वो आपका सप्लाई बनता है। इस केस में मैंने 10 लैपटॉप के ऊपर आईटीसी लिया था, उसमें से 2 लैपटॉप मैंने फिर फ्री सप्लाई कर दिए, डोनेट कर दिए, तो बिकॉज ऑफ पैरा 1 वो सप्लाई बन जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आईसीआई अपने आंसर में क्या लिखता है, आईसीआई अपने आंसर में लिखता है कि रूल 37 के अंदर मैं इसकी ओपन मार्केट वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लूंगा, तो 10,000 इंटू 2 20,000। मेरे व्यू में ये गलत है, इसकी रूल 27 के अंदर वैल्यू नहीं निकलनी चाहिए, बट कंसिडरिंग हमारे एग्जाम इतने पास है और आईसीआई ने रूल 27 पे कराया है, आई हैव रिटर्न टू दी आईसीआई कि मेरे हिसाब से ये नहीं होता है। रूल 27 होता क्या है वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा कंफ्यूज करने के लिए, तो फिलहाल एग्जाम परस्पेक्टिव से ठीक है, एग्जाम में आता है तो आप भी ओपन मार्केट वैल्यू रूल 27 के हिसाब से लिख कर आ जाना, पर इसमें इशू आ सकता है बाद में, क्लैरिफिकेशन आता है आईसीआई का तो आई लेट यू नो, बट अभी हम इसे मान के चलेंगे तो हम 20,000 ये भी ऐड कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2,60,000। दिस इज दी ऑप्शन डी। उसके बाद बोलते हैं टैक्सेबल टर्नओवर बताओ, तो कुछ नहीं यार, अब जो मेरा टोटल टर्नओवर था उसमें से बस मैं एग्जाम सप्लाई माइनस कर देता हूँ 2,50,000 वाली, तो 2,50,000 वाली मैं एग्जाम सप्लाई माइनस कर दूंगा, मेरा आ जाएगा 2,10,000 इज दी आंसर। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन सप्लाई होगी, तो सर्विस ये भी सप्लाई है, ये भी सप्लाई, ये भी सप्लाई है, भले ही एग्जाम है ये वाली सर्विस बट सप्लाई तो है ही, सारी सप्लाई है, ऑप्शन डी इज दी आंसर। उसके बाद इंटरेस्ट लाइबिलिटी निकाल के देने को बोला है उसने, बताओ स्टेटमेंट कौन सा सही है। स्टेटमेंट पूछा है तो पहले तो इंटरेस्ट लाइबिलिटी निकाल लेता हूँ, तो 1,80,000 पे 18% का मेरा इंटरेस्ट होता है इंटू 5 डेज, और क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 365 आपको लेना है, तो 1,80,000 इंटू 18% इंटू 5 डिवाइड बाई 365, ये आता है मेरा ऑलमोस्ट 443.83, टॉक्स कर दूंगा तो 444 मेरे ऑप्शन है। इंटरेस्ट लाइबिलिटी 444 की इन दो के अंदर दी हुई है, बट इसके अंदर बोला कि आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेटर से ही पे कर सकते हो, कैश में ही पे कर सकते हो, पर आपने सेक्शन 49 पढ़ा होगा, आईटीसी सिर्फ आउटपुट टैक्स के लिए यूटिलाइज हो सकता है, इंटरेस्ट के लिए यूटिलाइज नहीं हो सकता, तो देयरफॉर मेरे को इंटरेस्ट तो कैश में पे करना पड़ेगा, ऑप्शन बी इज द आंसर। अब इस क्वेश्चन के अंदर तो आईसीआई ने भर भर की गलतियां करी हैं और बहुत क्लैरिकल मिस्टेक है, तो उस पर क्लैरिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है, आई लेट यू नो कि क्या क्या मिस्टेक उनसे हुई है, और कैलकुलेटिंग और थोड़ी मिसिंग उस तरीके से हुई है कि आंख बंद करके सोल्यूशन किया है, सो लेट्स सी। उसके बाद नेट जीएसटी पेबल इन कैश पूछा है, आईटीसी अवेलेबल कितना है ये पूछा है, रिफंड कितना मिलेगा ये पूछा है, उसके बाद कुछ एक और ट्रांजेक्शन पूछे, ठीक है पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इजी क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक है इसी की, ओवरसाइट है। तो धैर्य लिमिटेड एक सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन गुजरात, गुजरात के अंदर रजिस्टर्ड है, एक्सक्लूसिवली एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट, ठीक है। इट हैज ऑप्टेड टू पे कंपोजिशन, कंपोजिशन स्कीम में कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग है तो 1% आपका जितना टर्नओवर है उसके ऊपर आपका टैक्स लग जाएगा। The following information is available in relation to Dhairya Limited for current financial year. टोटल टर्नओवर दिया हुआ है आपको अप्रैल टू जून का 1.5 करोड़, तो मैं कंपोजिशन में हूँ तो कंपोजिशन पे टैक्स लग जाएगा, 1.5 करोड़ पे 1% हम लगा देंगे तो 1.5 लाख बैठेगा। द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लैप्सेस फ्रॉम 1 जुलाई एंड स्विचेस टू रेगुलर स्कीम ऑन मंथली रिटर्न फाइलिंग, तो 1 जुलाई से मेरा कंपोजिशन वाला ऑप्शन हट गया बिकॉज मेरा 1.5 करोड़ टर्नओवर क्रॉस हो गया था, तो अब मैं रेगुलर स्कीम में आ गया हूँ 1 जुलाई से, तो यानी 30 जून को जो मेरे पास इनपुट्स पड़े हैं या फिर जो मेरा कैपिटल गुड्स पड़ा है उसके रिस्पेक्ट मेरे को आईटीसी मिल जाएगा। टैक्स पेड ऑन इनपुट्स लाइंग ऑन स्टॉक 30 जून को, इनवॉइस डेटेड 4th में, तो इसमें एक कंडीशन होती है अगर आपको याद हो, सिर्फ उन इनपुट्स और कैपिटल गुड्स के ऊपर आईटीसी मिलता है जिनका इनवॉइस पिछले 1 साल से पुराना नहीं होता, तो विद इन 1 ईयर वाला इनवॉइस अगर है तो ही मिलता है। तो मैं लाइबल कब हुआ 1 जुलाई, तो इससे 1 साल पहले क्या होगा 1 जुलाई, और ये इस साल का 4th में है तो विद इन 1 ईयर है, तो इसका आईटीसी मिल जाएगा 10,000 मेरे को मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद कुछ इनपुट्स मेरे सेमी फिनिश गुड्स के अंदर भी हैं जो 30 जून का स्टॉक है, 5,000 है, इनवॉइस इनका 31 दिसंबर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, तो ये भी विद इन 1 ईयर के अंदर, तो उसका मेरे को आईटीसी मिल जाएगा। उसके बाद एक कैपिटल गुड्स है, मशीनरी है जो परचेज करी थी 15 मार्च ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर 10 लाख, एप्लीकेबल रेट 12%, तो मेरे को जब तो मिला नहीं होगा बिकॉज उस टाइम तो मैं कंपोजिशन स्कीम में था,
अगर इसका इनवॉइस भी देखोगे तो मैं अभी 30 जून पे खड़ा हूँ, 15th मार्च का है ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो विद इन 1 ईयर है, तो इसका भी मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा 12% के हिसाब से। और 5% वाली एक एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कैपिटल गुड्स में कि 5% पर क्वार्टर पार्ट ऑफ द क्वार्टर ऑफ अ ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस आपको माइनस करना होता है। तो वो कैलकुलेशन अगर हम करके देखें तो 15th मार्च, तो यानी 15th मार्च से 31st मार्च एक क्वार्टर हो गया, 1 अप्रैल से 30 जून 2 क्वार्टर हो गए, तो मेरा क्वार्टर निकल कर आ गए 2, 5% 10% माइनस करता हूँ। ये सोल्यूशन जब हम करेंगे तब देख लेंगे। 10 अगस्त को धैर्य लिमिटेड ने 2,40,000 गुड्स सोल्ड करे अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को, सप्लाई ओनली फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नहीं थी, तो मतलब एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। ये तो जो कंपोजिट सप्लाई प्योर सर्विसेज वाली एग्जाम्पशन होती है, कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अ लोकल अथॉरिटी वाली होती है, वो नहीं मिलेगी बिकॉज यहाँ पे सिर्फ गुड्स सप्लाई हुए, तो टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज हो जाएगा। प्लस हाँ तो ठीक है, तो उसके बाद जो फिफ्थ और प्लस टीडीएस इम्प्लीकेशन भी आ सकती थी, बट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,40,000 की है, यानी 2.5 लाख से कम है, तो इसमें नहीं आएगी। 15 अगस्त को धैर्य लिमिटेड ने गुड्स सोल्ड करें 10 लाख के फिशिंग डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात गवर्नमेंट, तो 10 लाख के अपने गुड्स सप्लाई करें, टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज होंगे, प्लस गवर्नमेंट को करें और 2.5 लाख से ज्यादा की वैल्यू है तो टीडीएस इम्प्लीकेशन भी आएगी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में टीडीएस काट के देगा। कितना टीडीएस काटेगा, तो 1% सीजीएसटी 1% एसजीएसटी टोटल 2% काटेगा, तो 10 लाख का 2% हो जाएगा, 20 लाख का टीडीएस में डिडक्ट होकर मिलेगा। उसके अलावा उन्होंने बोला है कि जुलाई टू फरवरी में, यानी जब मैं कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं था, मेरी 15 लाख की सेल है, 12 लाख की परचेज है। उसके बाद उसने बोला ड्यूरिंग द मार्च ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर धैर्य लिमिटेड मैन्युफैक्चर 2500 मीटर ऑफ फैब्रिक, सेल वैल्यू 200 per meter, ITC of such output was 27,500. Dhairya Limited exported 1,500 meters of fabric under bond and sold the balance in the Gujarat। तो मेरे पे 2,500 मीटर का फैब्रिक था, पर मीटर उसकी जो सेल्स वैल्यू थी वो 200 पर मीटर थी। मैंने उसका जो आईटीसी था वो 27,500 था, उस 2,500 में से 1,500 मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, 1,000 की डोमेस्टिक सेल्स कर दी, तो रिफंड कंप्यूटेशन करने में काम आएगा। उसके अलावा कोई और आउटवर्ड इनवर्ड ट्रांजेक्शन नहीं है, सारी कंडीशन आईटीसी की सेटिस्फाई हुई, आप अज्यूम कर सकते हो। उसके बाद ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल हुई, ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं करी है गवर्नमेंट ने, रेट ऑफ टैक्स 18%, सारी इंटरेस्ट रेट है एक्सेप्ट फॉर एक्सपोर्ट सेल, सारी अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है। तो पहला क्वेश्चन बोलते हैं नेट जीएसटी पेबल इन कैश बताओ आफ्टर सेटिंग ऑफ टीडीएस क्रेडिट बाय धैर्य ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रैल टू फेब। तो अप्रैल टू जून तो मेरा कंपोजिशन वाला आउटपुट टैक्स आएगा, जुलाई टू फरवरी वाला मेरा नॉर्मल स्कीम का आएगा, तो अप्रैल टू जून वाले तो कैश से पे करना पड़ेगा कंपोजिशन स्कीम में, रेगुलर स्कीम में मेरे को देखना पड़ेगा आईटीसी का क्या स्कोप है। इसमें आईसीआई का सोल्यूशन गलत है, कैसे गलत है मैं बताता हूँ अभी। पहले तो हम टर्नओवर देख लेते हैं, अप्रैल टू जून का मेरा 1.5 करोड़ का टर्नओवर है, कंपोजिशन स्कीम में 1% का टैक्स पे होगा, तो मेरा 1.5 लाख का टैक्स आएगा। उसके बाद जो मैंने गुजरात गवर्नमेंट को गुजरात म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को जो गुड्स सोल्ड करें 2,40,000 के, उस पे 18% जीएसटी करेंगे तो 43,200 आएगा। उसके बाद जो मैंने गुजरात की फिशिंग डिपार्टमेंट को जो गुड सप्लाई करें 10 लाख इंटू 18% 180,000, जो अदर सेल्स मेरी 15 लाख के, तो 15 लाख इंटू 18% 2,70,000, तो मेरी आउटपुट लाइबिलिटी आ जाएगी 1.5 लाख कंपोजिशन स्कीम वाली, ये तो पूरी कैश में पे होगी। 2,93,200 मेरी अदर देन कंपोजिशन वाली रेगुलर वाली आएगी, इसमें मैं आईटीसी भी यूटिलाइज कर सकता हूँ, तो मेरे को आईटीसी निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं आईटीसी देखता हूँ तो 20,000 का मैं इनपुट का ये आईटीसी ले सकता हूँ, 10,000 का आईटीसी मैं ले सकता हूँ। नाउ कैपिटल गुड्स में अगर आप देखो तो क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन था 12% रेट है, तो मेरा कैलकुलेशन क्या होना चाहिए था कि 10 लाख की मशीनरी थी, 12% का मेरा जीएसटी था, तो 1,20,000 में जीएसटी पे करके आया था, प्लस 2 क्वार्टर के लिए मैंने उसे यूज किया जब मैं कंपोजिशन स्कीम में था, तो 5% टू एंड 10% माइनस कर दूँ, 1,08,000 मैं क्रेडिट ले सकता हूँ। आईसीआई ने इसमें क्या किया है, अगर मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ, तो आईसीआई ने 12% की जगह ऑल ऑफ पता नहीं कहाँ से इन्होंने 18% ले लिया, जबकि 12% होना चाहिए था, प्लस 18% के हिसाब से भी कैलकुलेशन सही नहीं है। तो अगर मैं 10 लाख का 18% करता हूँ तो ये आता है 1,80,000, और इसमें से मैं 5% टू एंड 10% अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो ये आता है मेरा 1,62,000। इन्होंने क्या किया है 18,000 की जगह गलती से 1,800 माइनस कर दिया, तो आंसर आ गया 178,200। तो पहले तो इन्होंने रेट भी गलत लिया, उसके बाद प्लस माइनस भी गलत किया, तो इस वजह से इन्होंने जो ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे वो ऑप्शन में से कोई भी हमारा आंसर नहीं है। तो मैं आपको एग्जैक्ट आंसर बता देता हूँ क्या आएगा, इन ऑप्शन वो नहीं मिलेगा, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ठीक होगा, आईसीआई को लिखने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये तो कैलकुलेशन मिस्टेक है, क्लियरली दिख रही है आपको, तो इसमें उनका और अपना टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। तो अगर मैं आईटीसी आपको बताऊं तो 10,000 20,000 प्लस 10,000 30,000 ये हो गया,
प्लस 1,08,000 ये वाला हो गया। ये मेरा FCM है, ये मेरा FCM है, बट मेरे को TDS क्रेडिट भी मिलेगा। तो उसने बोला था TDS क्रेडिट नेट करने के बाद बताओ कितना पे होगा। तो 20,000 भी मैं यहाँ से एडजस्ट कर लूँगा, 20,000 ये हो गया। उसके बाद मेरी अदर परचेज है 12 लाख की, तो 12 लाख पे 18% है, 2,16,000 मेरा ये हो गया। तो जो मेरे टोटल एलिजिबल क्रेडिट्स आते हैं इंक्लूडिंग TDS क्रेडिट वो आता है 3,74,000। तो मेरा कैश में आएगा 1,19,200। मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेट कैश पेबल जो आएगा मेरा 2,69,200। ये इन ऑप्शंस में नहीं है बिकॉज ऑफकोर्स ICAI की कैलकुलेशन में दिक्कत हुई है। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा, आप लिख लेना अगर ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आता है तो, और एग्जाम में भी आएगा तो कैलकुलेशन ठीक होकर आएगा, कोई इशू नहीं है। उसे बता रहा है ITC बताओ कितना अवेलेबल है। तो 3,74,000 टोटल क्रेडिट था, इसमें से 20,000 TDS क्रेडिट है। TDS क्रेडिट में इनपुट टैक्स क्रेडिट थोड़ी होता है, वो तो क्वेश्चन ने यहाँ बोला था कि TDS क्रेडिट एडजस्ट करके दो, इसलिए मैंने एडजस्ट किया। तो उसे माइनस कर दूंगा तो मेरा एलिजिबल क्रेडिट 3,54,000 आ जाएगा। प्लस जब वो ICAI ने वही कंप्यूटेशन मिस्टेक करी है तो इसलिए भी यहाँ पे भी वो ऑप्शन नहीं है, और आप आंसर 3,54,000 लिख लेना। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि GST रिफंड निकाल के दो। तो अगर मैं बहुत सिंपल कैलकुलेशन देखूँ तो मेरा मैक्सिमम रिफंड क्या होता है? मैक्सिमम रिफंड होता है कि यार आप एक काम करो, ITC उठाओ। ITC कितना है? 27,500 जो विद रिस्पेक्ट टू दोज आपने उस पीरियड में क्लेम किया है मार्च में। तो ये मार्च का ही हम अज्यूम करेंगे बिकॉज फेब तक का तो मैं पूरा एडजस्ट कर चुका हूँ। तो ये मार्च का ही क्रेडिट अज्यूम करूंगा। तो इनटू एक्सपोर्ट सेल 1500 फैब्रिक मीटर से, चाहूँ तो इसे मैं 200 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू में भी ले सकता हूँ, बट ऊपर नीचे दोनों 200 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम ही बात आएगी। बट ठीक है चलो कर लेते हैं 200। तो मेरा इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा 50,000, ये आएगा 33,000। दिस इज द मैक्सिमम रिफंड, ठीक है। बट मैक्सिमम रिफंड होता है ये, बट मेरे को एक्चुअल में रिफंड मिलेगा कितना, मेरे को ये भी देखना पड़ेगा कि लास्ट में क्रेडिट है कितना, अवेलेबल क्रेडिट कितना है, उससे ज़्यादा रिफंड थोड़ी मिलेगा। तो अगर मैं देखूँ मेरा टोटल 50,000 का क्रेडिट था, मैंने डोमेस्टिक सेल करी है 1,000 इंटू 200, यानी मेरी डोमेस्टिक सेल 2 लाख की है। इस 2 लाख के ऊपर मेरा GST बनेगा 18% का, तो यानी 36,000 की मेरी GST लाइबिलिटी है। तो मैंने इसमें से पहले ये भी पे करी होगी, तो 55,000 में से 36,000 तो मैंने लाइबिलिटी पे किया, तो मेरा बैलेंस है 19,000। तो मेरे को रिफंड जो मिल पाएगा वो 19,000 का मिल पाएगा। तो दिस इज द आंसर, ऑप्शन सी इज द आंसर। उसके बाद बोलता है अज्यूमिंग दैट द गुड्स हैव बीन सोल्ड बाय धैर्य लिमिटेड टू फिशिंग डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात 1 लाख इंस्टेड ऑफ 10 लाख। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे धैर्य लिमिटेड ने गुजरात डिपार्टमेंट को 10 लाख के गुड्स बेचे थे। वो बोल रहे हैं मान लो 10 की जगह 1 लाख के बेचे होते तो आपकी लाइबिलिटी क्या होती? तो कुछ नहीं होती यार, आप सिंपली क्या करो, मेरी लाइबिलिटी उठा लो, है ना। मेरी आउटपुट लाइबिलिटी थी 4,93,200। तो अगर 10 की जगह 1 लाख का सेल किया होता है, 9 लाख कम का सेल किया होता, तो टोटल लाइबिलिटी में से 9 लाख के ऊपर लाइबिलिटी आती है वो माइनस कर दो तो आपकी लाइबिलिटी आएगी 3,31,200। उसके बाद लेकिन अब मैंने जो TDS क्रेडिट लिया है वो 10 लाख का 2% लिया है, तो ये भी कम होता, तो यानी 9 लाख इंटू 2% का TDS क्रेडिट भी आप माइनस कर दो, तो मेरी आउटपुट लाइबिलिटी बढ़ेगी, सॉरी आउटपुट लाइबिलिटी कम होगी, बट मेरा TDS क्रेडिट भी साथ में कम हो जाएगा। तो उनकी एडजस्टमेंट अगर मैं कर दूंगा तो मेरा जो आंसर बनेगा वो नील बनेगा। ठीक है, नील कैसे बनेगा कि भाई देखो मेरी आउटपुट लाइबिलिटी कितनी होगी, 3,31,200 होगी, ठीक है। मेरा ITC कितना था, 3,54,000 का। मेरा TDS क्रेडिट कितना था, 2,000 का। तो यानी मेरे क्रेडिट 3,56,000 की है, बल्कि मेरी लाइबिलिटी 3,31,200 की, तो कैश में तो नील ही बनेगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा नील। सो विद दिस आपकी ये वाली केस स्टडी भी होगी। नाउ वी विल मूव टू केस सिनेरियो नंबर 39। प्लेस ऑफ सप्लाई पूछिए, GST लाइबिलिटी पूछिए, टाइम ऑफ सप्लाई पूछिए एंड कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का पूछा है, GST लाइबिलिटी पूछिए सितंबर के लिए, ठीक है। तो इवेंट लिमिटेड रजिस्टर्ड है उत्तर प्रदेश के अंदर, सप्लायर ऑफ मशीनरी यूज फॉर मेकिंग बॉटल कैप्स। बॉटल कैप बनाने के लिए जो मशीनरी यूज होती है वो ये लोग सप्लाई करते हैं। सप्लाई ऑफ मशीनरी कैसे करिए, बोल रहे हैं होलसेल प्राइस जो मशीनरी का है वो 42 लाख होता है, पर जो एक्चुअल प्राइस होता है वो जनरली +5 +- 10% का फर्क रहता है। उसके बाद बोलते हैं कि हर मशीन के साथ कुछ मैंडेटरी चार्जेस ही रिकवर करते ही करते हैं कस्टमर से। क्या क्या करते हैं, एसोसिएटेड हैंडलिंग एंड लोडिंग चार्जेस फॉर 10,000, इंस्टॉलेशन कमीशन चार्जेस फॉर 1 लाख।
उसके बाद बोलते हैं मशीन डिसमेंटल हो सकती है, इरेक्ट हो सकती है, अनदर साइड में मतलब मूवेबल है। द अबव चार्जेस आर कंपल्सरी लेविड इन केस ऑफ ईच सप्लाई। तो आपको क्वेश्चन में गिवन हुआ है नाउ, जब उन्होंने एक बार बोल दिया तो हर मशीन की सप्लाई के साथ ये वाले चार्जेस वो रिकवर करेंगे करेंगे कस्टमर से। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन जो है इवेंट लिमिटेड अरेंज करवाता है थर्ड पार्टी जीटीए के थ्रू, लेकिन जो कस्टमर है वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करता है जीटीए के साथ, तो हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। उसके बाद अगर जो हमारा कस्टमर है वो हमें विद इन 15 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ मशीनरी अगर पेमेंट कर देता है तो हम 2% का उसे कैश डिस्काउंट देते हैं। अगर वो नहीं कर पाता है 15 डेज के अंदर तो हम 2% का कैश डिस्काउंट तो रिकवर करते ही करते हैं, साथ में हम 1% सिंपल इंटरेस्ट रिकवर करते हैं उससे पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ में फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई टिल द डेट ऑफ पेमेंट। हर मशीनरी जो सप्लाई करता है उसके ऊपर हमें हमारी होल्डिंग कंपनी से 2 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है। तो आपने सेक्शन 15 के अंदर पढ़ा होगा, कोई भी अगर प्राइस लिंक सब्सिडी आपको अदर देन गवर्नमेंट से मिल रही है तो वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनती है, तो वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनेगा हर मशीनरी के साथ। उसके बाद हमें एक्चुअल क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी है कि इवेंट लिमिटेड ने अनरिलेटेड पार्टी डेफोडिल प्राइवेट लिमिटेड को 29 अगस्त को एक 40 लाख में मशीनरी सेल करी, ट्रांजैक्शन वैल्यू है 40 lakhs। इनवॉइस वाज इशूड ऑन 29 अगस्त बाय इवेंट लिमिटेड। The corporate office of Daffodil, which is at New Delhi, has entered into a contract with Event Limited for the supply of machinery. तो Daffodil का हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में, उसने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी। However, the machinery has been installed at Daffodil Private Limited's registered manufacturing unit in गुड़गांव। तो गुड़गांव में लेकिन उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ मशीनरी इंस्टॉल हुई है। सेक्शन 10 के अंदर हमने पढ़ा है, सेक्शन 10(1)(d) के अंदर कि अगर कोई भी मशीनरी असेंबल या इंस्टॉल वाला केस होता है तो जहाँ पे इंस्टॉलेशन होता है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होती है, तो यहाँ गुड़गांव मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। Daffodil has paid freight directly to the GTA, तो GTA सर्विस ने डायरेक्टली लिया तो हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। Discount of 2% of machinery excluding taxes was given to the Daffodil as it agreed to make the payment within 15 days। तो इन्होंने सिर्फ 15 डेज वाली कंडीशन मान ली थी तो हमने 2% डिस्काउंट दिया था। However, Daffodil paid the consideration of 30th September। तो मेरी सप्लाई देखो कब हुई थी 29 अगस्त को, विद इन 15 डेज बैठते हैं 13th September, बट मेरे को पेमेंट हुई 30th सितंबर को, यानी 15 डेज के अंदर नहीं हुई तो 2% कैश डिस्काउंट भी रिकवर करूंगा प्लस 1% इंटरेस्ट भी रिकवर करूंगा। मेरे को टैक्स रेट दिए हैं, बॉटल कैपिंग मशीन पे ये रेट है, ट्रांसपोर्टेशन पे ये है, अदर सर्विसेज पे ये है, सारी अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, ओपनिंग बैलेंस नील है आईटीसी का। सबसे पहले प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ, मशीन सप्लाइड बाय इवेंट लिमिटेड। मैंने बताया प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी इसकी, गुड़गांव हरियाणा। एंड नेचर ऑफ सप्लाई, नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा भाई, मशीनरी प्लस सॉरी नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा कि अगर मेरा सप्लायर आप देखोगे सप्लायर लोकेटेड है मेरा उत्तर प्रदेश में, प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा है, तो इंटर स्टेट सप्लाई है। सो ऑप्शन इज बी, हरियाणा प्लेस ऑफ सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई इज द नेचर ऑफ सप्लाई। जीएसटी लाइबिलिटी बताओ फॉर द मंथ ऑफ अगस्त इवेंट लिमिटेड की। तो अगर मेरे को जीएसटी लाइबिलिटी बतानी है तो एक ही ट्रांजेक्शन हुई है मेरी 40 लाख वाली, तो अगर मैं वैल्यू सप्लाई निकालूँ तो 40 लाख की ट्रांजेक्शन वैल्यू प्लस 2 लाख जो मेरे को सब्सिडी मिल रही है वो, प्लस इन्होंने क्वेश्चन में बोला भाई ये वाले चार्जेस मैंडेटरी हैं, तो भले क्वेश्चन में इसमें यहाँ कुछ भी नहीं गिवन है बट मैंडेटरी है तो हमेशा रिकवर करते होंगे, ये प्लस 1 लाख। ठीक है, इसमें एक आपको एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, इन्होंने बोला है हम 2% कैश डिस्काउंट देते हैं, 2% कैश डिस्काउंट ऑफ द प्राइस ऑफ मशीनरी। तो प्राइस क्या है मशीनरी का 40 लाख, तो 40 लाख का अगर मैं 2% निकालूँ तो मैंने इसे 80,000 रुपये का डिस्काउंट भी दिया होगा। तो ये जब मैं सब एडजस्ट कर दूंगा मेरे को वैल्यू सप्लाई मिल जाएगा। तो मेरा वैल्यू सप्लाई आएगा 40 लाख प्लस 2 लाख प्लस 10,000 प्लस 1 लाख माइनस 80,000, मेरा वैल्यू सप्लाई आ जाएगा 42-30,000 प्लस मेरी मेन सप्लाई मशीनरी है तो सारी कंपोजिट सप्लाई है, कंपोजिट सप्लाई है तो मशीनरी का रेट लगेगा। मशीनरी का रेट क्या है मेरा 12%, तो इंटू 12% 5,07,600 इज माई टैक्स लाइबिलिटी, जीएसटी लाइबिलिटी 5,07,600। Supply of machinery and supply of installation is composite supply है, machine predominant supply है। Time of supply of interest received by event limited, cash discount recovered। तो कैश डिस्काउंट जो रिकवर हुआ है वो काइंड ऑफ पेनल्टी है, और टाइम ऑफ सप्लाई और इंटरेस्ट रिकवर हुआ है, तो इन दोनों की टाइम ऑफ सप्लाई आपने पढ़ी होगी, जब रिसीव होते हैं तब आपकी कंसिडर होती है। तो मेरे को जो पेमेंट आई है वो 30 सितंबर को है, तो इंटरेस्ट और पेनल्टी भी यानी कैश डिस्काउंट रिकवर भी तभी हुआ होगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा कंपोजिट सप्लाई 30 सितंबर। जीएसटी लाइबिलिटी बताओ फॉर इवेंट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो अभी हमने ऊपर किसकी बताई थी, अगस्त की बताई थी, तो सितंबर की बताओ। सितंबर में 2 चीज़ मिलेंगी मेरे को, एक तो कैश डिस्काउंट 80,000 को जो मैंने दिया था वो रिकवर होगा, प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई टिल डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ सप्लाई है 29 अगस्त, तो अगस्त एक मंथ में आ जाएगा और एक मंथ सितंबर, 2 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा, तो मेरा कितना होगा, और इंटरेस्ट किस वैल्यू पे लगेगा। तो जो अब इसमें ना क्या लिखा है
ऑन द टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर। टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर क्या आती है? एक तो 40 लाख हमें कस्टमर देगा, 2 लाख तो मेरे को होल्डिंग कंपनी से मिलेगा, कस्टमर नहीं देगा। 10,000 मेरे को कस्टमर देगा और 1 लाख कस्टमर मेरे को देगा, तो ये मेरा होएगा 41,10,000। तो इसका 2% इंटरेस्ट मेरा हो जाएगा। 2% कहते हैं 1% इंटू 2 मंथ्स, तो इंटू 2%, तो ये हो जाएगा मेरा 82,200। तो एक तो ये मेरे को मिलेगा प्लस 80,000 मेरे को मिलेगा, तो टोटल मेरे को मिलेगा 1,62,200 प्लस पे रेट लगेगा मशीन वाला, बिकॉज प्रिंसिपल सप्लाई तो वही है। तो मेरा टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी 19,464। ऑप्शन है ये, सॉरी हाँ, अब क्वेश्चन के अगर आप अंदर देखोगे, सॉरी माय मिस्टेक, अगर इसमें देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी गई है, डिस्काउंट रिकवर करेंगे, नो सेपरेट अमाउंट ऑफ जीएसटी इज रिकवर। तो उस डिस्काउंट पे जो जीएसटी है वो हम रिकवर नहीं करेंगे, प्लस इंटरेस्ट के ऊपर भी जो जीएसटी है वो रिकवर नहीं करेंगे। यानी जो मेरी अमाउंट आई थी 1,62,200, ये मेरी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। तो अगर मैं ग्रॉस अप करके निकालूंगा तो मेरा आंसर आएगा 17,379 अप्रॉक्स। ग्रॉस अप करना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी पे हो रहा है, मतलब हम सेपरेटली जीएसटी नहीं लगा रहे। तो ये ए ऑप्शन ए इज द आंसर। नाउ केस सिनेरियो नंबर 40। नेट टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है, ठीक है, हम निकाल लेंगे। जीएसटी पेबल इन कैश निकालना है, ठीक है। और कुछ एक और क्वेश्चन है रिटर्न का, हम देख लेंगे। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला हुआ है, स्टार कार्ट लिमिटेड ओन्स एंड ऑपरेट करती है एक वेब पोर्टल को इन द नेम ऑफ स्टार कार्ट। तो इसका एक वेब पोर्टल है स्टार कार्ट के नाम से। इज रजिस्टर्ड जीएसटी अथॉरिटी इन दिल्ली। तो जीएसटी अथॉरिटी विद दिल्ली के साथ रजिस्टर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। एंड सेक्शन 52 के अंदर वो टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लाइबल है। StarCart provide listing services to various sellers for selling the goods to ultimate consumer. Besides this, the StarCart also sells its own product through the same web portal. नॉर्मल ईसीओस जो होते हैं लिस्टिंग सर्विसेज देते हैं जो सेलर को गुड्स लिस्ट करने के लिए। तो एक तो वो लिस्टिंग सर्विसेज दे रहे हैं, उसके अलावा वो अपने गुड्स भी, स्टार कार्ट जो अपने गुड्स भी प्लेटफॉर्म पे बेचता है। सेलर के तो बेचता है, अपने भी बेचता है। फॉर द लिस्टिंग सर्विस प्रोवाइडेड टू द सेलर, StarCart charges a listing fee at the rate of 10% turnover of the goods sold by the seller in a particular month. Such listing fee is recovered from the seller irrespective of any return of the goods sold through StarCart. The customer can choose from wide range of goods listed on the web portal, place an online order for the goods. तो जो गुड्स आप सेल करते हो हमारे प्लेटफॉर्म पे, इसके हम जितने आपने पूरे मंथ में सेल करी है उसका 10%, उस टर्नओवर का 10% हम लिस्टिंग फी लेते हैं, और वो लिस्टिंग फी रिकवर करी जाती है इररेस्पेक्टिव आपने शायद कुछ गुड्स आपने रिटर्न भी एक्सेप्ट करे होंगे फ्रॉम द कस्टमर्स। उसके बाद बोलता है द पेमेंट इज मेड बाय द कस्टमर थ्रू द पेमेंट गेटवे ऑनलाइन, इन ऑनलाइन मोड ओनली। एट द टाइम ऑफ मंथली सेटलमेंट स्टार कार्ड मेक्स पेमेंट टू द सेलर आफ्टर एडजस्टिंग द टीसीएस। तो पेमेंट ऑनलाइन आती है, स्टार कार्ड के पास आती है, स्टार कार्ड टीसीएस कलेक्ट करके, डिडक्ट करके वो पेमेंट कर देता है आपके सेलर को। द इनवॉइस फॉर गुड्स सोल्ड बाय स्टार कार्ड इज इशूड बाय द सेलर इन द नेम ऑफ कस्टमर। टैक्स इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सेलर एंड कस्टमर, बिकॉज अल्टीमेटली सप्लाई तो मेन सेलर के, तो सेलर अपने नाम से इनवॉइस इशू करता है, प्लस सप्लायर की लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई के बेसिस पे ही आपका कस्टमर की लोकेशन के बेसिस प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होती है, उसके बेसिस पे आपकी फाइनल टैक्स चार्ज होता है इंटर के हिसाब से। The goods are shipped directly by the seller to the customer and there is no responsibility of shipping the goods to on StarCart for such third party seller। तो सेलर जो होते हैं वो खुद से गुड शिप कराते हैं, StarCart की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स बाय द कस्टमर द शिपिंग इज अरेंज बाय द StarCart। अच्छा, अगर गुड्स रिटर्न हो रहे हैं तो वहाँ पे StarCart आपकी अरेंज करके देगा ट्रांसपोर्टेशन, और उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए उस पहली बात तो जो गुड्स आपने रिटर्न करें उस कैंसिलेशन के लिए वो 20% वैल्यू ऑफ द गुड्स एज अ कैंसिलेशन फी रिकवर करता है कस्टमर से, एंड बैलेंस कस्टमर को रिफंड कर देता है। फर्दर जो वो ये रिटर्न पिकअप वगैरह कर रहा है इसके लिए वो सेलर से 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एज अ हैंडलिंग फीस रिकवर करता है। जनवरी में कोई एक पुलकित है राजस्थान का रेजिडेंट, उसने कुछ गुड्स परचेज करें स्टार कार्ट से, वो हमें इसमें ट्रांजेक्शन दी गई है। लैपटॉप परचेज किया है 50,000 का, प्रिंटर परचेज किया 10,000 का। ये जो प्रोडक्ट है कोई इन्फोकॉम लिमिटेड था जो कि सेलर होगा लिस्टेड इनके प्लेटफॉर्म पे, उसने सोल्ड किया है, और जो सेलर है उत्तर प्रदेश के अंदर रजिस्टर्ड है। जो मोबाइल फोन एक परचेज किया पुलकित ने 30,000 का, वो स्टार कार्ट ने खुद अपनी अपनी सेल करी है खुद की। उसके बाद सीसीटीवी कैमरा परचेज किया 1 लाख का, जो कि किसी सिक्योर वर्ल्ड कंपनी ने सेल किया है, सेलर ने सेल किया है, वो जीएसटी गुजरात के अंदर रजिस्टर्ड है। सारी अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। आईटीसी का बैलेंस निल है।
स्टार कार्ड का भी, इन्फोकॉम का भी और सिक्योर वर्ल्ड का भी। इसके अलावा कोई और इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई नहीं है ना तीनों की। आप अज्यूम करो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, जीएसटी रेट 18% है। आंसर बताओ। पहला है नेट टैक्स लाइबिलिटी बतानी है मेरे की, इंक्लूडिंग अमाउंट कलेक्टेड एज टीसीएस। तो ऑफ द स्टार कार्ड लिमिटेड, स्टार कार्ड लिमिटेड की दो तरह की लाइबिलिटी होगी। फर्स्ट लाइबिलिटी तो होगी जो वो लिस्टिंग सर्विसेज वगैरह दे रहा है, वो वाली लाइबिलिटी। सेकंड, जो ट्रांजेक्शन उसने अपने प्लेटफॉर्म पे कराई है उनके रेस्पेक्ट में उसकी टीसीएस लाइबिलिटी। तो दोनों को मिक्स करके हमें उसकी टोटल लाइबिलिटी बतानी है। तो अगर मैं वर्किंग नोट देखता हूँ, सबसे पहले मैं आउटवर्ड सप्लाई देखता हूँ स्टार कार्ड की। उस पर स्टार कार्ड की अपनी आउटवर्ड सप्लाई क्या है। तो उसने पुलकिट को गुड सोल्ड करें, गुड क्या सोल्ड करें, उसने मोबाइल फोन सोल्ड किया 30,000 का, 18% जीएसटी। इंटरस्टेट कैसे होगा, पुलकित कहाँ पे है, राजस्थान में। स्टार कार्ड कहाँ पे रजिस्टर्ड है आपका, दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पे आपको गुड्स कहाँ पे डिलीवर हो रहे हैं, पुलकित को डिलीवर हो रहे हैं। तो गुड्स की जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो हो जाएगी राजस्थान, एंड लोकेशन ऑफ सप्लाई दिल्ली। तो देयर फॉर इंटरस्टेट 30,000 पे 18%, 5400 ये हो गया। उसके बाद लिस्टिंग फी इन्फोकॉम से हम रिकवर कर रहे हैं। ये कैसे हमने निकाली, कितने के गुड्स आपने सेल करें, 1,00,000 रुपीज़ के, सॉरी इन्फोकॉम में सेल करें 50,000 प्लस 10,000, और लिस्टिंग फी टोटल टर्नओवर का 10% है। तो 60,000 मेरी टोटल सेल होगी, उसका 10% और उस पर 18% जीएसटी। तो ये मेरा लिस्टिंग फी के रिस्पेक्ट में लाइबिलिटी आ गई। अब ये इंटरस्टेट है या इंटरस्टेट, तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, सर्विस है तो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट अगर है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। रजिस्टर्ड है इन्फोकॉम, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट उत्तर प्रदेश होगी, लोकेशन मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई उत्तर प्रदेश होगी, लोकेशन ऑफ सप्लाई दिल्ली, तो इंटरस्टेट हो गया ये भी। उसके बाद जो सिक्योर वर्ल्ड ने ट्रांजेक्शन करी है 1,00,000 की, तो 1,00,000 पे 10% की लिस्टिंग फी एंड 10,000 का 18%, यानी 1,800 में लाइबिलिटी बनती है। अगेन ये भी रजिस्टर्ड है गुजरात में और मैं दिल्ली में हूँ, प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात, लोकेशन ऑफ सप्लाई दिल्ली, तो इंटरस्टेट हो जाएगा, तो 1,800। तो मेरी अपनी लाइबिलिटी के रिस्पेक्ट में जो टैक्स लाइबिलिटी आएगी अपनी सेल के रिस्पेक्ट में वो आएगी 8,280। जो टीसीएस लाइबिलिटी आएगी, तो इन्फोकॉम ने 60,000, हाँ 60,000, तो इन्फोकॉम ने 60,000 के सेल करे, प्लस टीसीएस लाइबिलिटी जो आती है 0.5%, और अगेन आईजीएसटी बिकॉज इंटरस्टेट सप्लाई है। यही हमने देखा था अभी, बिकॉज सप्लायर आपका जो है वो आपका इन्फोकॉम रजिस्टर्ड है उत्तर प्रदेश में और आपका कस्टमर है राजस्थान में, तो इंटरस्टेट सप्लाई है। तो टीसीएस आ जाएगा 0.5%, 300। सिक्योर वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में 1,00,000 इंटू 0.5%, 500 रुपये का टीसीएस आ जाएगा। टोटल टीसीएस लाइबिलिटी 800 क्या देगी, तो 800 टीसीएस लाइबिलिटी, 8,280 मेरी खुद की लाइबिलिटी। तो मेरी जो फाइनल लाइबिलिटी आ जाएगी वो आएगी 9,080। यहाँ पे मैंने एक नोट दिया हुआ है कि 10 जुलाई 2024 से टीसीएस रेट 1% से 0.5% हो गया था, तो ये आप ध्यान रखना आईजीएसटी के केस में, और सीजीएसटी एसजीएसटी में 0.25% और 0.25%। उसके बाद नेट जीएसटी पेबल इन कैश बताओ आफ्टर सेट ऑफ क्रेडिट ऑफ इन्फोकॉम लिमिटेड एंड सिक्योर वर्ल्ड। तो अगर इसमें मैं देखूँ इन्फोकॉम की आउटवर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, जो पुलकित को उसने इंटरस्टेट सप्लाई करी 60,000 इंटू 18%, ये आ जाएगी। उसके बाद आईटीसी क्या है, तो देखो लिस्टिंग फीस पे जो टैक्स पे कर आया वो इसका आईटीसी ले लेगा, तो आईटीसी माइनस हो गया, प्लस टीसीएस क्रेडिट उसके पास 300 का आ रहा होगा जो उसका टीसीएस कटा है, तो 300 हो गया, तो माइनस का क्या होगा 9420 की आपकी टैक्स लाइबिलिटी आती है। अब देखो इन चारों में से एक ही ऑप्शन में 9420, तो ऑप्शन सी आंसर हो गया। वैसे अगर आप निकालना चाहो तो सिक्योर वर्ल्ड की भी सेम तरीके से निकाल सकते हो। उसके बाद ये बोलता है अज्यूम करो पुलकित ने रिटर्न कर दिया प्रिंटर जो उसने परचेज किया था, प्रिंटर 10,000 का परचेज किया था फ्रॉम इन्फोकॉम लिमिटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। एज पर रिटर्न पॉलिसी स्टार कार्ड ने 20% जो है कैंसिलेशन चार्ज इससे रिकवर किया, और 10% वैल्यू ऑफ प्रिंटर जो उसने हैंडलिंग चार्जेस इन्फोकॉम से रिकवर किया। तो अब टैक्स लाइबिलिटी में इम्पैक्ट बताओ क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा यार, देखो किसकी पूछी है, स्टार कार्ड की पूछी है। स्टार कार्ड की जो आउटवर्ड लाइबिलिटी थी उसमें कुछ एडिशन हो जाएगा। क्या एडिशन हो जाएगा भाई, देखो उसने गुड्स रिटर्न करे है ना, तो जो गुड्स सेल हुए थे वो तो स्टार कार्ड की लाइबिलिटी, स्टार कार्ड की सब सेल थी भी नहीं। लेकिन स्टार कार्ड का अब क्या होगा, जो गुड्स रिटर्न होंगे वो इसका 10,000 का 20% तो कस्टमर से रिकवर करेगा यानी 2,000, और इसका 10% रिकवर करेगा वो सप्लायर से यानी 1,000, यानी 3,000 से मेरी सप्लाई ऑफ सर्विस की टर्नओवर बढ़ जाएगा। इसके ऊपर जो मेरा टैक्स है वो 18% के हिसाब से लग जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कैंसिलेशन फी पे 20% और इंटू 18% 360, हैंडलिंग फी पे जीएसटी 180, टोटल यहाँ 540 हो जाएगा। उसके बाद जो टीसीएस के प्रोविजन होते हैं, तो टीसीएस का प्रोविजन बोलता है कि आपको नेट टैक्सेबल वैल्यू पे टीसीएस काटना होता है, मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न।
तो मेरे यहाँ पे टोटल पहले मैंने कितना काटा था 60,000 पे TCS डिडक्ट किया था, बट इसमें सिर्फ 10,000 माइनस हो जाएगा, तो मेरी TCS लाइबिलिटी 50,000 के रिस्पेक्ट में ही बनेगी, दैट इज 0.5%। यानी जो 10,000 का 0.5% है उसमें से मेरे को TCS कम मिलेगा, तो इसका 0.5% होगा 50। तो अगर मैं देखूँ मेरी लाइबिलिटी बढ़ी है 540, मेरा TCS क्रेडिट कम हुआ है 50 का, तो नेट में मेरी लाइबिलिटी जो आएगी, लाइबिलिटी का जो नेट इंक्रीज आएगा मेरा, वो आ जाएगा 490 का। ठीक है, अब पहले मेरी TCS लाइबिलिटी क्या थी 9080, तो प्लस 490 हो जाएगा। तो अब जो फाइनल GST लाइबिलिटी थी वो थी 9080 प्लस नेट इंक्रीज आया 490 का 9570। तो आप चाहो तो पूरा कंप्यूटेशन दोबारा कर सकते हो, बट एक शॉर्टकट भी लगा सकते हो कि देख लो मेरी लाइबिलिटी कितनी बड़ी आउटपुट की, प्लस मेरा TCS क्रेडिट कितना कम हुआ है, एंड अकॉर्डिंगली आपका इसमें आंसर आ जाएगा। TCS क्रेडिट से कम होने से क्या वो होगा, नॉट TCS क्रेडिट, सॉरी TCS लाइबिलिटी। हाँ, तो मेरा अपनी लाइबिलिटी में इंक्रीज हुआ है 540 का, TCS लाइबिलिटी में डिक्रीज हुआ है 50 रुपीज़ का, तो नेट में इंक्रीज हो गया मेरी टोटल लाइबिलिटी में 490, तो वो मैंने ऐड कर दिया। सो दिस इज डन। नाउ नेक्स्ट केस स्टडी इज केस स्टडी नंबर 41। नेट GST लाइबिलिटी बताओ, ITC अवेलेबल बताओ, टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ SCN बताओ। ठीक है, देखते हैं हम क्या है। एडवांस ट्रेडर एक पार्टनरशिप फॉर्म है जयपुर राजस्थान के अंदर। इस फॉर्म ने GST रजिस्ट्रेशन लिया है फॉर इट्स हेड ऑफिस एट जयपुर और मंथली रिटर्न फाइलर है। फॉर्म इज हैविंग इट्स डिपो फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान, तो राजस्थान के अदर डिस्ट्रिक्ट्स में उसके डिपो भी हैं गुड्स स्टोरेज के लिए। द डिपोज आर एडेड एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन द GST रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन एंड HO। तो हर डिपो के लिए अलग रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ, उसी रजिस्ट्रेशन में जो HO का रजिस्ट्रेशन है उसी में एज एन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपने दिखा रखा है। हमें कुछ डिटेल्स दी हैं जुलाई मंथ के लिए। पहला क्या बोला है, एडवांस ट्रेडर ने गुड्स रिसीव करें 5 लाख के, जिनके ऊपर GST रिवर्स चार्ज में पे होना है। गुड्स रिसीव हुए 25 जुलाई को, सप्लायर ने इनवॉइस दिया 24 जुलाई को, पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट से डेबिट हुई है 30 जुलाई को, बुक्स में रिकॉर्ड हुई है 1 अगस्त को। तो ये RCM है 5 लाख है। अगर मैं इसकी देखूंगा तो RCM 90,000 का टैक्स बन जाएगा, 5 लाख इंटू 18%, 18% क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ है रेट। ठीक है, तो 18% 90,000 का मेरा टैक्स बन जाएगा, तो RCM में यानी कैश में पे करना पड़ेगा, प्लस इसका मेरे को क्रेडिट भी मिल जाएगा। मिस्टर एक्स एक पार्टनर है इन दी फर्म, उन्होंने होटल बुक किया है उदयपुर में फॉर वेडिंग ऑफ हिज डॉटर। तो अगर देखोगे तो पर्सनल कंजम्पशन के लिए यहाँ पे उन्होंने खर्चा किया है, तो उसका ITC तो नहीं मिलेगा, 17.5 में ब्लॉक हो जाएगा। एन एडवांस ऑफ ₹5 लाख फॉर बुकिंग दी होटल वॉज पेड बाय वे ऑफ ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉम द करंट अकाउंट ऑफ एडवांस ट्रेडर इन जुलाई। फर्म के अकाउंट से पेमेंट किया, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपका पर्सनल कंजम्पशन है। होटल ने GST चार्ज करके दिया 18% का, और एडवांस अमाउंट के अगेंस्ट रिसीव वाउचर दिया, बट क्रेडिट नहीं मिलेगा। एडवांस ट्रेडर मेड सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ 25 लाख ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। 25 लाख की मैंने सप्लाई करी है, सप्लाई में से जो गुड्स 5 लाख के हैं वो GST के ऊपर लाइबल नहीं है, लेकिन एडवांस ट्रेडर ने गलती से GST चार्ज कर लिया उन पे, तो लाइबल नहीं थे, बट अगर GST एक बार आपने चार्ज कर लिया तो आपको गवर्नमेंट को तो पे करना पड़ेगा। तो इस केस में अगर आप देखो तो 25 लाख की लाइबिलिटी आपको गवर्नमेंट को तो पूरा ही पे करना पड़ेगा, भले ही 5 लाख की लाइबिलिटी नहीं बनती थी। तो इस पर 18% के हिसाब से 4.5 लाख की लाइबिलिटी, प्लस मैंने देखा कि ऊपर मेरे को 90,000 का ITC मिल जाएगा, तो 3,60,000 मेरे को ये पे करना होगा कैश में, प्लस 90,000 जो ऊपर मैं RCM पे करूंगा, वो टोटल मेरे को कैश में पे करना पड़ेगा 4.5 लाख। उसके बाद वही इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ओपनिंग बैलेंस नहीं ले, और आप मान लो सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। नेट GST लाइबिलिटी बताओ जो कैश में देने, तो मैंने बता दी 4,50,000। अभी अगर इसमें आप सोल्यूशन देखोगे तो आंसर इनका भी 450 है, बट इन्होंने ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है 486। अब वो गलती से आई थिंक टाइप हुई है कि 486, यहाँ कोई 450 का ऑप्शन ही नहीं है, तो 450 आंसर आएगा, बिकॉज ICAI ने भी 450 ही निकाला है यहाँ पे, बस ऑप्शन में गलत दे दिया। अमाउंट ऑफ ITC अवेलेबल बताओ विद रिस्पेक्ट टू होटल बुकिंग, तो नहीं मिलेगा। अगर उसने बोला कि अगर आपके आउटसाइड राजस्थान का एक्सपेंस होता, तो आउटसाइड हो इनसाइड हो पर्सनल कंजम्पशन, तो ITC तो नहीं मिलेगा। टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ SCN बताओ, जो अमाउंट उसने इनएडवर्टेंटली चार्ज करी थी बट गवर्नमेंट को पे नहीं करी, तो उसके ऊपर तो कोई SCN की टाइम लिमिट ही नहीं होती, बस एक ऑर्डर की लिमिट होती है कि SCN इशू होने के विद इन 12 मंथ्स के अंदर ऑर्डर आना होगा, बट SCN की कोई टाइम लिमिट नहीं होती, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। इसके बाद हम आते हैं केस सिनेरियो नंबर 42 पे। ग्रॉस GST लाइबिलिटी पूछी है, बिजनेस ट्रांसफर रिलेटेड कुछ पूछा है, कुछ नोटिस के बारे में पूछा है, वो कुछ और हमसे गोइंग कंसर्न। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, WS एक पार्टनरशिप फॉर्म है, GST के अंदर रजिस्टर्ड है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहे हैं राजस्थान के अंदर,
रिटर्न मंथली बेसिस पे वो लोग फाइल करते हैं। इन द मंथ ऑफ जुलाई फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। इंट्रास्टेट सेल करिए 10 लाख की, आउट ऑफ सच सेल 5 लाख पे 28% है, बैलेंस पे 18% है। तो अगर मैं देखूँ तो 5 लाख पे 28 लग जाएगा, 5 लाख पे 18 लग जाएगा। इंट्रास्टेट परचेज है 10 लाख की, 28% जीएसटी है, आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। VS intended to transfer the business as going concern to MNS on July 31st. As per transfer, WS will transfer all the business asset 50 lakh and liability value 20 lakh। तो एज अ गोइंग कंसर्न वो ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। प्लस जब आप असेट ट्रांसफर करते हो, बिजनेस गोइंग कंसर्न करते हो विद स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी, तो अपना आईटीसी भी ट्रांसफर कर सकते हो, वो हम देखेंगे। WS on account of such transfer paid gift of 50,000 to its employees as a reward towards their services to the firm। तो अपने एम्प्लॉयज़ को उसने 50,000 का गिफ्ट दिया। तो शेड्यूल 2 के अंदर वो बोलता है, शेड्यूल 1 के अंदर बोलता है पैरा 2 में कि अगर आपने गिफ्ट दिया अपने एम्प्लॉय को तो वो भी आपका सप्लाई मान लेंगे, बट लेकिन अप टू 50,000 आप एक फाइनेंशियल ईयर में गिफ्ट दे सकते हो। तो यहाँ पर एग्जैक्ट 50,000 है, सो देयरफॉर ये मेरा सप्लाई नहीं बनेगा, बिकॉज मोर देन 50,000 होता तो बनता। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर एमएस रिसीव द नोटिस फ्रॉम जीएसटी डिपार्टमेंट। सितंबर के अंदर रिसीव हुआ है, मैंने ट्रांसफर कब करा है 31 जुलाई को, इंटेंड कर रहा हूँ, मतलब मैसेज रिसीव नोटिस फॉर द 5 लाख पर्टेनिंग टू द पीरियड बिफोर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस ट्रांसफर होने से पहले अगर कोई नोटिस होता है, तो जब आपका बिजनेस ट्रांसफर हुआ है, तो जो ट्रांसफर है और ट्रांसफर है वो जॉइंटली और सेवरली लायबल होते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट नोटिस। Such liability was determined after transfer of business. For this purpose, assume that all the assets and liability were transferred by WS to MS. Balance of ITC nil है। Assume करो सारी कंडीशन सेटिस्फाई है, 18% का जीएसटी है, सारी अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। क्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी बताओ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो मेरी सेल क्या है, मेरी सेल है 10 लाख रुपीज़ की। तो 10 लाख रुपीज़ की सेल है, उसमें से 5 लाख को मेरा 28% लगना है, 5 लाख को मेरा 18% लगना है। तो मेरी टैक्स लाइबिलिटी आती है 2,30,000 की। तो 2,30,000 इज द आंसर। In case of transfer of going concern to MS, what is the amount of ITC that shall be transferred to MS? तो जो भी अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट होता है वो मेरा ट्रांसफर हो सकता है। मेरे पास क्रेडिट कितना है, 10 लाख के ऊपर 28% में पे करके आया हूँ। तो मेरे पास क्रेडिट है 2,80,000, उसमें से मैंने 2,30,000 की आउटपुट लाइबिलिटी है। तो मेरा जो अनयूटिलाइज एक्यूमुलेटेड आईटीसी होगा वो 50,000 का मेरा आ रहा होगा। 50,000 का आईटीसी में ट्रांसफर कर सकता हूँ। हु इज डिस्चार्ज लाइबल टू डिस्चार्ज 5 लाख। तो मैंने बताया कि ट्रांसफर दोनों जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल होता है, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। As WS transfer the business as a going concern, let us suppose that it transfer all the assets and liability of such business for a lump sum amount to a transaction shall be। तो अगर आप बिजनेस को एज अ गोइंग कंसर्न ट्रांसफर करते हो, तो उस केस में क्या होता है, उसे एग्जाम मानते हैं, एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन है वो एग्जाम कर रखा है। दिस इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल मूव टू केस सिनेरियो नंबर 43। पहला क्वेश्चन क्या है, कुछ बुक्स सप्लाई हो रही है, उन्हें बताना है। लेटर हेड सप्लाई हो रहे हैं, मोबाइल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कुछ कॉपीज फ्रॉम वर्कशॉप फ्रंट ऑफिस है, ठीक है, देख लेंगे हम। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया, KLM लिमिटेड एक पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग हाउस है, जीएसटी के अंदर रजिस्टर है, महाराष्ट्र में। सप्लाई ऑफ बुक्स करता है, लेटर कार्ड्स करता है, एनवेलप करता है, गाइड्स करता है, रेफरेंस मटेरियल करता है। KLM लिमिटेड का फ्रंट ऑफिस है मुंबई में, नागपुर में। मुंबई ऑफिस को जो उन्होंने प्रिंसिपल बिजनेस दिखा रखा है, नागपुर के ऑफिस को, नागपुर की वर्कशॉप को। तो नागपुर के अंदर ऑफिस भी है, वर्कशॉप भी, उन दोनों को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा रखा है महाराष्ट्र के अंदर फॉर रिसीविंग दी ऑर्डर्स। तो यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर रिसीव होते हैं फ्रंट ऑफिस पे। Orders are supplied to front office or are supplied to recipient directly from the workshop located in Nagpur depending on order। तो नागपुर मेरे वर्कशॉप में आपके ऑर्डर्स तैयार होते हैं, फिर वो डायरेक्टली या तो फ्रंट ऑफिस पे आ सकते हैं, फिर फ्रंट ऑफिस से कस्टमर को जाएंगे, या फिर डायरेक्टली कस्टमर को भी जा सकते हैं। टू सेव द टाइम, वर्कशॉप हैज इन हाउस मेस फॉर द एम्प्लॉयज वर्किंग इन द वर्कशॉप वेयर लंच इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अप्रैल के अंदर KLM लिमिटेड ने एक प्रपोजल रिसीव हुआ है 5,000 कॉपी ऑफ टैक्सेशन बुक का फ्रॉम अ रिनोन्ड ऑथर वेयर ओनली कंटेंट वॉज सप्लाइड बाय द ऑथर। तो यहाँ पे जो टैक्सेशन बुक है, प्रीडोमिनेंट एलिमेंट क्या है, कंटेंट। कंटेंट सप्लाई हो रहा है, तो कंटेंट तो वो दे रहा है, तो मेरा प्रीडोमिनेंट एलिमेंट क्या है, प्रिंटिंग सर्विसेज। बिकॉज अगर यहाँ पे क्या होता है कि एनवेलप या लेटर कार्ड उस तरीके के होते हैं जहाँ पे आपका गुड्स प्रिंसिपल कंपोनेंट है, तो यहाँ पे गुड्स प्रिंसिपल सप्लाई होता है, बट यहाँ पे प्रिंसिपल कंपोनेंट प्रिंटिंग सर्विस है, बिकॉज कंटेंट तो मेरे को ऑथर दे रहा है। तो ये मेरा कंपोजिट सप्लाई हो जाएगा ऑफ प्रिंटिंग सर्विसेज। KLM लिमिटेड एग्रीड टू सप्लाई द बुक्स एज पर द रिक्वायरमेंट। 2,500 उन्होंने सप्लाई कर दिए फ्रॉम वर्कशॉप टू नागपुर फ्रंट ऑफिस एंड 2,500 टू मुंबई फ्रंट ऑफिस, जहाँ से ऑथर ने आके अपनी बुक्स कलेक्ट कर ली। Satisfied with the quality of book, the author placed another order of 10,000 pieces of letterhead during the May. The design and logo was supplied.
ऑथर फॉर द प्रिंटिंग। तो इस पर सर्कुलर बोलते हैं, लेटर हेड, एनवेलप वगैरह होते हैं। प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ गुड्स होता है, बिकॉज डिजाइन लोगो एंसिलरी सप्लाई होता है। तो ये प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स बन जाएगा, जहाँ प्रिंसिपल सप्लाई आपकी लेटर कार्ड होगा, गुड्स होगा। Due to these orders, KLM earned a handsome amount of profit and decided to gift employees for their performance. Accordingly, उन्होंने फोन डिस्ट्रीब्यूट करे 36,500 के 45 एम्प्लॉयज को। तो अगर 50,000 तक का आप कर दो तो आपको सप्लाई नहीं बनता, तो 50,000 से कम है। सप्लाई ऑफ टैक्सेशन बुक क्या है? कंपोजिट सप्लाई है, प्रिंसिपल सप्लाई, सप्लाई ऑफ सर्विस है। लेटर हेड मैंने बताया कंपोजिट सप्लाई है, प्रिंसिपल सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स है। मोबाइल फोन नॉट टू बी ट्रीटेड एज डीम्ड सप्लाई बिकॉज द वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन इज लेस देन 50,000 पर एम्प्लॉय। तो अगर 50,000 तक भी होती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इन रिलेशन टू टैक्सेबिलिटी ऑफ सप्लाईज ऑफ कॉपीज फ्रॉम वर्कशॉप टू फ्रंट ऑफिस, तो देखो आपका वर्कशॉप से फ्रंट ऑफिस पे आ रहा है, मुंबई फ्रंट ऑफिस पर, नागपुर फ्रंट ऑफिस पे, दोनों का ही सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं है, दोनों ही आपको एज एन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपने रजिस्टर करा रखे हैं। तो अगर आप सेम स्टेट में मल्टीपल जीएसटी नहीं होते, सेम जीएसटी पे आपका प्रिंसिपल प्लेस और एडिशनल प्लेस बिजनेस होता है, तो उनके बीच की ट्रांजेक्शन सप्लाई नहीं होती। तो इसमें अगर मैं देखूँ, ट्रांसफर फ्रॉम वर्कशॉप टू नागपुर फ्रंट ऑफिस एंड टू मुंबई फ्रंट ऑफिस विल बी ट्रीटेड एज इंटर ब्रांच ट्रांसफर बट आर नॉट लायबल टू जीएसटी। इंटर ब्रांच ट्रांसफर तो है ही, बट सप्लाई नहीं है तो लायबल टू जीएसटी नहीं है। उसके बाद मेरा इस लेक्चर का लास्ट केस सिनेरियो आता है, केस सिनेरियो नंबर 44। टाइम ऑफ सप्लाई, रेट ऑफ टैक्स बताना है, प्लेस ऑफ सप्लाई बतानी है, लास्ट डेट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस बताना है। दिवाकर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है दिल्ली के अंदर, engaged in trading of cement as well as providing service by way of renting of commercial properties। 2 जनवरी को उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है 1000 kg सीमेंट सप्लाई करने का फ्रॉम पकीजा, जो कि पंजाब में रजिस्टर्ड है। पकीजा क्या बोलता है दिवाकर को कि यार आप कंसाइनमेंट जो है वो गजब एंड सन्स को दे देना, जो कि जीएसटी इन गुजरात है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मेन सप्लायर कौन है, सप्लायर है दिवाकर, रेसिपिएंट कौन है, पकीजा, और ये है मेरा दिल्ली में, और पकीजा है मेरा पंजाब में। इसने गुड्स डिलीवर कराए हैं गजब एंड सन्स को, जो कि गुजरात में। When goods are delivered at the direction of recipient to a third person, then recipient shall be place of supply, location of recipient। लोकेशन ऑफ सप्लाई दिल्ली हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई पंजाब हो जाएगा, तो इंटर स्टेट हो जाएगी, और प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी पंजाब। Diwakar prepared consignment on 4th January, dispatched the same on next day from its warehouse in Gurgaon, Haryana. The invoice was also issued on 5th January. On 7th January, it received the check and entered the payment in books of accounts. However, he presented the check on 14th January, which was credited to the bank account on the company on 15th January. In the meanwhile, on 10th January, rate of tax 28% से 18% हो गया। तो हम, अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताऊँ, यहाँ मैंने किया हुआ होगा, रेट ऑफ चेंज हुआ 15th to 10th जनवरी को, इनवॉइस 5th जनवरी को आ गया था, और 5th जनवरी को ही गुड्स डिस्पैच हो गए थे, नेक्स्ट डे डिस्पैच हो गए थे, यानी हाँ, तो 4th जनवरी को कंसाइनमेंट बना था, 5th को ही गुड्स डिस्पैच हो गए थे। क्वेश्चन में देने रखा गुड्स रिसीव कब हुए, गुड्स डिस्पैच हो गए थे, सप्लाई तो मेरा यहीं से हो गया था, 5th जनवरी को सप्लाई हो गया था, 5th जनवरी को इनवॉइस हो गया था। पेमेंट अगर आप देखोगे, पेमेंट बुक्स में तो आ गई थी आपकी 14 जनवरी को, बट प्रोविजन क्या है, प्रोविजन बोलता है कि अर्लियर ऑफ बुक्स और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, बट अगर वो बोलता है कि रेट, चेंज ऑफ रेट के 4 वर्किंग डेज के बाद बैंक में अगर पेमेंट आई है, तो जिस दिन बैंक में पेमेंट आई है वो डेट ऑफ पेमेंट कंसिडर होगा। तो यहाँ 15 जनवरी को पेमेंट बैंक में आई है, यानी 4 वर्किंग डेज के बाद आई है, पेमेंट वाली डेट 15 जनवरी होगी। सेक्शन 14 के अंदर हमने पढ़ा था कि जिधर भी 2 इवेंट आ रहे होंगे वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई उधर हो जाएगा। तो यहाँ पे इनवॉइस और सप्लाई इधर आ रहे हैं, तो मेरा बिफोर रेट चेंज वाला रेट लग जाएगा 28% वाला, प्लस टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, तो मैंने बताया था पहले भी कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है। अगर आपका सप्लाई के साथ इनवॉइस या पेमेंट कुछ भी आ रहा है, तो डेट ऑफ इनवॉइस या पेमेंट आपकी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। तो 5th जनवरी में ही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी और 28% जीएसटी रेट लग जाएगा। On inspection of the said good, it was found that there is some deficiency in the quality of goods. Therefore, the defective goods were returned to Diwakar. Diwakar issued a credit note for the same on 2nd January. Diwakar let out its property for Delhi for a year in lieu of monthly rental income and received rent for the month of January from Prakija on 10th February. Prakija will establish its sales outlet on the same, तो renting of commercial property है, registered person कर रहा है, तो FCM के अंदर टैक्स पे होगा। However, as per contract enter, rent for the month should have been received by 7th।
तो आपने पढ़ा होगा कि कंटिन्यूस सप्लाई है बिकॉज 3 मंथ से ज़्यादा के लिए। कंटिन्यूस सप्लाई के केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पेमेंट की डेट या पेमेंट का शेड्यूल दिया हुआ होता है तो उस डेट तक आपको इनवॉइस रेज करना होता है। टाइम ऑफ सप्लाई पूछे तो वही 5 जनवरी 28% हमने डिस्कस कर लिया, कुछ नहीं है इसमें। प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ ट्रांजेक्शन के बीच में, तो मैंने बताया कि देखो तो यहाँ पे हमने देखा तो जो दिवाकर एंड पकीजा के बीच में हो रही है उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई पंजाब है, और जो पकीजा और गजब के बीच में हो रही है उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात है, बिकॉज जहाँ पे गुड्स डिलीवर हो तो पंजाब गुजरात आंसर आ जाएगा। तो पंजाब और गुजरात ऑप्शन बी इज द आंसर। Diwakar has not issued any invoice in respect of services provided by way of renting of commercial property in the month of January. What is the last date for issue of invoice? जिस दिन date of payment contract के हिसाब से आती है। तो यहाँ तक अब हमारे 44 केस सिनेरियोज हो गए हैं। विद दिस हमारा लेक्चर 4 कंप्लीट होता है। लेक्चर 5 के अंदर हम बचे हुए केस सिनेरियो कंप्लीट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।